हेलो, मेरा नाम है अर्शम शाह, चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये उन्होंने लेक्चर नंबर 5 किसका हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ते हैं, हर चीज डिटेल में पढ़ते हैं। सारी जीएस का सिलेबस, सारा जी एडवांस का सिलेबस, सारा जीएस का क्वेश्चन, सारा जी एडवांस के क्वेश्चन, सब कुछ डिटेल में टाइप वाइज डिस्कशन करे थे। इनके सभी क्वेश्चन के, सब पीवाईक्यूज के, हर चीज डिटेल में इनफ तरीके से हो रही थी। और बात करें अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इनकी थ्योरी को क्रश करके एकदम डिटेल में पढ़ रहे थे, ताकि हमारे एडवांस के क्वेश्चन एकदम डिटेल में आने लगे। मीन्स एडवांस के क्वेश्चन हमें एक फ्लो में बनने लगे, जिस तरीके से अपन जे मेंस का क्वेश्चन बन जाते हैं। उस तरीके से इनकी थ्योरी को क्रश करके अगर पढ़ लें, तो एक हमें इंटरेस्ट भी जग जाता है कि कैसे कैसा एक में से एक नजरिया बदल जाता है फिजिकल केमिस्ट्री को देखने का। हम हमेशा ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वो टफेस्ट जो टफेस्ट माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। टफेस्ट तो वहां पे रहता है जहाँ पे याद करना पड़ता है। पर जो चीजें समझने याद तो ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं पे, हाँ वो अलग चीज होती है रटने वाली। पर हाँ, हर जगह कॉन्सेप्ट ना है, कुछ कुछ ना कुछ समझाने का तरीका है, कुछ ना कुछ रिलेट करता है लाइफ से हमारे। वही तो हमारा साइंस है, वही तो हम पढ़ते हैं डिटेल में। मैंने कहा हाँ, तो डिटेल में सब कुछ पढ़ते हुए आए थे और लेक्चर नंबर 4 तक हमने काफी डिटेल में कवर किया। और हाँ, बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी हमारी चल रही थी, शायद पिछले 2 लेक्चर से बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी चलेगा। हाँ, जिसमें मैंने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी को डिटेल में क्रश करके पढ़ा है। ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो मैंने छोड़ा हो। हाँ, जो छोड़ा है वो भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? बाकी मैंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं। इतनी गजब तरीके से पढ़ाया था, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, बहुत सारे तरीके से बनने लगेंगे, 36 तरीके से आप क्वेश्चन खुद फ्रेम करना सीख जाओगे। और इनकी जो थ्योरी है भाई साहब, एडवांस के लेवल तक आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप नहीं अगर मानोगे तो डिस्क्रिप्शन में 15 क्वेश्चन है जेईई के। इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आप चेकआउट करना, वो सॉल्व करना, देखना डीपीपी सॉल्व हो जाएगा। उस डीपीपी में 15 जेईई के पीवाईक्यूज हैं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के। 2000 से लेकर 2020 तक मैक्सिमम क्वेश्चन क्वेश्चन रहते हैं उसमें। और उसके बाद जो आते हैं 2021 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं क्लास में रफली रफली डाल देता हूँ। और कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो मैं उसे डीपीपी में डाल देता हूँ, ठीक है ना? तो बस यही सब चीजें है, डिटेल में चल रही थी। मैंने कहा कि हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से डिटेल में पढ़ा। इक्वी एनर्जी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़े हमने, इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन पढ़े, जिससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। हमें बहुत सारे फॉर्मुले से आपको बचा के ले गए हमें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा समझने वाला लायक कोई चीज नहीं है। जहाँ पे मुझे समझाना होगा वहां पे मैं अपनी स्पीड को कम कर लूंगा, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि देखो, अब बोर्स एटॉमिक थ्योरी, एनर्जी प्रोफाइल, उसी के अंदर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन, मैंने इनको अच्छे से कंबाइन करके इस तरीके से पढ़ाया और दोनों को रिलेट करके इस तरीके से पढ़ाया कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे कि एनर्जी निकालने के लिए, हाँ, और जो 1/लैम्डा करके निकालते थे, वो क्या कहते हैं, 1/लैम्डा और रेडियस कांस्टेंट जेड स्क्वायर इंटू अपॉन में 1/n² माइनस 1/n² करके जो फॉर्मूला वो करते थे, ये बड़े बड़े जो फॉर्मूला वो करते थे, ये पहली बात तो टाइम टेकिंग थे। हाँ, दूसरी बात कैलकुलेशन थे, इसमें काफी ज्यादा थे। हाँ, लैम्डा निकालना, फोटोन निकालना, मतलब बहुत सारी चीजें होती थी निकालना। कि और ट्रांजिशन निकालना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, दूसरे के अंदर कितना करेगा। ये सारी चीज, सारी की सारी चीजें, पहली बात तो क्यों होती हैं, क्या रीजन होता है, किस वजह से होता है, और कितना आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, वो सारी चीजें हम डिटेल में करते हुए आ गए थे, अच्छे से समझते हुए आ गए थे। और अब बच्चा क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, बस 10-20% टॉपिक बचा है इसमें हमारा बोर्स एटॉमिक थ्योरी, उनको कवर करते हैं। हालांकि इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लेवल के बनते हैं, अच्छे लेवल के फ्रेम हो सकते हैं। 36 तरीके से क्वेश्चन आपको फ्रेम कराना मैं सिखा दूंगा, आप खुद फ्रेम करोगे। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आप खुद दूसरे को पढ़ाने लग जाओगे। तो मैं फिर से वही कहूंगा, क्या आता है क्या नहीं आता वो फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, क्लास लेक्चर देखने के बाद वो आएगा, वो जरूर फर्क पड़ेगा और आपकी लाइफ में भी जरूर इम्पैक्ट डालेगा कि क्या, हाँ भाई, कि हम जे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि हमने इक्विनर्जी ट्रांजिशन में पढ़ लिया ना। अगला टॉपिक क्या होता है, मैंने कहा कि अगला टॉपिक होता है क्या, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है कि इसका मतलब होता क्या है। अच्छा, इसका मतलब होता क्या, हाँ, तो आसान होंगे भैया। मैंने कहा हाँ आसान है, और क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनेंगे कैसे, टफेस्ट तरीके से। पर भैया वो टफेस्ट क्वेश्चन हमसे होंगे कैसे, मैंने कहा मैं एक लॉजिक समझाऊंगा, एक तरीका समझाऊंगा, क्यों होता है, वो सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है ना? वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिलेटेड, मतलब कि जो अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोर्स एटॉमिक थ्योरी की है। अब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन वोल्टेज, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या आती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एक टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है ना? हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम में भी मैं समझाऊंगा कि स्पेक्ट्रम कहाँ से आया, किस वजह से आया। अब स्पेक्ट्रम में भी कई टाइप होते हैं कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और नॉन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम।
अब कॉन्टिन्यूअस नॉन कॉन्टिन्यूअस में कुछ टाइप होते हैं। अब क्यों हो रहा है ये सब, मैं वो सारी चीजें मैं थ्योरी बताऊंगा अच्छे से। और उसके बाद जब एक आता है लाइन जब नॉन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है उसमें डिस्क्रीट आता है। डिस्क्रीट में दो टाइप के आते हैं, एक तो बैंड आते हैं, एक लाइन आते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं अभी आप कंफ्यूज हो गए भैया क्या क्या बोले जा रहे हो। मैं डिटेल में बताऊंगा। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता था ना वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था। अब वही हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमारे रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए थे उसका रीजन दूंगा। और उसके बाद मैं अच्छे से डिटेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ाऊंगा। बेसिकली हमें पढ़ना होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उससे पहले की जो थ्योरी होती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आपको एक रिलेट कर पाओ, ताकि आप एक तरीके से पढ़ पाओ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, इसलिए होता है। अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने कहा स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मैंने कहा कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है ना, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है भैया, आप डालें ना कुछ सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है ना। आप ब्रेकअप डाल दें बोस एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। उसमें हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट से पहला है ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट क्या होता है, आसान है, पर क्वेश्चन बनाऊंगा तो थोड़ा सा टफ लगने लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ग्राउंड स्टेट कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि अगर एक वो क्या है, एक प्रोटॉन है, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो प्लस से मैंने डिनोट कर दिया। हाँ, उसके ऊपर क्या होते हैं, कई भैया कई क्या मैंने डिनोट किया भैया, उसके ऊपर कई ऑर्बिट होते हैं भैया, जैसे कि n=1, n=2, ऐसे चलते चलते n=इनफाइनाइट ऐसे होता है। मैंने कहा ये जो n=1 है ना, हाँ n=1, n=1, मैंने कहा यही क्या है, हमारा ग्राउंड स्टेट है। इसी को क्या बोलते थे, ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं। अच्छा भैया, इसी को ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं। मैंने कहा हाँ इसी को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। भैया ये तो कितना आसान है ना कि हम इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं। मैंने कहा हाँ यार आसान तो है ग्राउंड स्टेट। तो भैया ये तो मतलब कि n=1 सभी एटम में, अगर किसी भी एटम का पूछेगा कि ग्राउंड स्टेट क्या है, मैं बोल दूंगा हर एटम का जो n=1 है वो उसका ग्राउंड स्टेट है। मैंने कहा यार बात तो सही है यार, तुम तो इतने तेज हो जा रहे हो। हाँ यार बात तो सही है। अच्छा भैया, तो इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे भैया, ये तो ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही तुम्हारी, पर तुम जानते हो यार हमारे जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो कैसे पूछ सकते हैं। हाँ थोड़ा सा और सुनो बात मेरी। मैंने कहा ग्राउंड स्टेट है, हाँ। मैंने कहा इस ग्राउंड स्टेट, वैसे तो तुम जानते हो कि हर ऑर्बिट की एनर्जी होती है, अलग अलग होती है। हाँ भैया, हर ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होती है, और ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और मैंने कहा था कि मैंने याद करवाया था, मैंने 2-3 बार लिखवा लिखवा के बताया था, और याद हो जाना चाहिए। वो बहुत आसान कर देता है आपको, बहुत आसान कर देता है, बहुत सारे क्वेश्चन आसान कर देता है आपको, बहुत सारे स्टूडेंट से आगे पहुंचा देता है। अगर आप उस 7 या 6-7 जो एनर्जी लेवल थे आपको याद करवा दो तो। जैसे कि मैं फिर से अगर मैं बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये n=1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। हाँ मैंने इसे लिखवाया था, ये क्या थे, ऑर्बिट लेवल थे। n=1 पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा, छठवां, सातवां। हाँ भैया, मैंने कहा था अगर मुझे ये नंबर याद हो जाए जो इनका एनर्जी होती है, तो मैं अगर किसी भी एटम का निकालना होगा तो मैं उस एटम का जेड से यानी कि प्रोटॉन नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं निकाल लूंगा एनर्जी। हाँ यार बात तो सही है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला हुआ करता था, पर मैंने कहा था फॉर्मूले से हटो, तुम डायरेक्टली इसको याद कर लो कि इसका क्या होता है, इसका होता है -13.6 जेड स्क्वायर ईबी पर एटम। हाँ भैया, जेड स्क्वायर इतना होता है। हाँ भैया, उसके बाद मैंने कहा था थोड़ा सा और बढ़ जाता है। हाँ भैया, इसके बाद क्या जाता है, -3.14 जेड स्क्वायर ईबी हो जाता है। उसके बाद क्या जाता है, -1.51 जेड स्क्वायर ईबी हो जाता है। उसके बाद क्या जाता है, -0.85 जेड स्क्वायर ईबी हो जाता है। उसके बाद क्या जाता है, -0.55 जेड स्क्वायर ईबी हो जाता था। उसके बाद क्या आता था, बताओ, ये सब याद करवाया मैंने। -0.38 जेड स्क्वायर ईबी। हाँ, उसके बाद -0.28 जेड स्क्वायर ईबी। ये सारी एनर्जीज मैंने याद करवाई है। हाँ, अब जैसे कि पहले अगर हमें n=1 में हमें हाइड्रोजन का निकालना हुआ एनर्जी, तो उसके जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने में आ जाएगा आंसर। हीलियम का निकालना हुआ कि सेकंड में क्या होता है एनर्जी, इतने से कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, उसके जेड से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा भैया। इतना तो हमने क्लियर किया था ना। हाँ भैया, तो मैंने क्या कहा कि n=1 क्या है हमारा, n=1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है। मैंने कहा हाँ यार n=1 क्या है हमारा, n=1 भैया ग्राउंड स्टेट है। मैंने कहा इस ग्राउंड स्टेट की कुछ एनर्जी भी होती होगी। हाँ भैया, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी है, तो इस n=1 इस पहले ऑर्बिट की भी कुछ एनर्जी है। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, GSE, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हाँ भैया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, पहले ऑर्बिट की कुछ ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। हाँ भैया, अगर मैं एग्जांपल दूं बाबू तुम्हें कि हाइड्रोजन का तुम ग्राउंड स्टेट एनर्जी बता दो,
अब अच्छा, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी, हाँ पहली बात तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिर्फ डिफाइन होती है जी इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू 1 के लिए हमेशा। मैंने कहा यार बात तो सही है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमेशा डिफाइन होती है जी इक्वल एन इक्वल टू 1 के लिए। हाँ, तो हाइड्रोजन का निकालना ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मैंने कहा हाँ, तो कुछ नहीं भैया, पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर ई भी होती है। हाँ, तो हाइड्रोजन के लिए भैया -13.6, हाँ इंटू जेड स्क्वायर भैया, क्योंकि 1 ही होता है भैया, 1 का स्क्वायर कर देंगे, इतना ही आएगा भैया, -13.6 जेड स्क्वायर आएगा भैया। अब बात करते हैं, मैंने कहा चलो बाबू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करिए, हीलियम के लिए बताओ भैया। पहली बात तो भैया जो हीलियम है भैया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है, तुम इतना तुम्हें कैसे आता है? कहता है भैया आता है। मैंने कहा ये हीलियम क्या है? हीलियम प्लस क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैंने कहा इसका जरा ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना। भैया कुछ नहीं, -13.6 -13.6 जेड स्क्वायर ई भी हो जाएगा। हाँ भैया, ई भी क्या है? उसका यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम। अब एक एटम के लिए डिफाइन है तो ई भी में बोल दिया मैंने। ओके, हाँ भैया, -13.6 जेड स्क्वायर। अब इसके लिए क्या होगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसका 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा भैया। हाँ, स्क्वायर है ना, 4 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? -13.6 क्या आ जाएगा? -54.4 ईवी आ जाएगा। -54 पॉइंट, ये तो इसका आ गया ना, हाँ -54.4 आ जाएगा भैया। हाँ, मैंने कहा बहू चलो ठीक है, लिथियम प्लस टू के लिए निकाल दो। पहली बात तो लिथियम प्लस टू भैया, हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, पहले 3 हुआ करते थे, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैंने कहा यार बात तो सही है। अब इसके लिए फिर से भैया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसका जेड स्क्वायर क्या होता है भैया? जेड भैया लिथियम का भैया 3 होता है भैया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, कितना हो जाएगा भैया? इसको सॉल्व करने के बाद -122.4 ईवी आ जाएगा भैया। इसको जब सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे -122.4 आ जाएगा भैया। तो भैया ये हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता चल गई भैया। हाँ भैया, तो भैया किसी भी अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना हुआ तो -13.6 जेड स्क्वायर ई कर देंगे भैया। हाँ भैया, यही हमारा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी। कितना आसान है ना भैया? मैंने कहा हाँ यार आसान तो है यार, ये कितना सिंपल है ना, सीधा सीधा है, आराम से ना, तो आसान हो लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे भैया? क्वेश्चन कैसे बनेंगे? मैं क्या पता है तुम्हें क्वेश्चन कैसे देगा? हाँ, जो हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किए थे ना, हाँ वही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये बोस एटॉमिक थ्योरी चली, एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्या मतलब भैया? मैंने कहा कि ऐसा तुम्हें बोलेगा, एक एटम है, हाँ एक एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इतने से इतने में वो जंप कर रहा है, इतने से इतने ट्रांजिशन कर रहा है, इतने ऑर्बिट से इतने ऑर्बिट तक। हाँ, कुछ नंबर देगा ऑर्बिट का। हाँ भैया, बोलेगा अगर ये इतने से इतना जंप कर रहा है तो बता दो इसका जितना एनर्जी निकलेगा, हाँ उतना ही एनर्जी निकलना चाहिए हाइड्रोजन के एटम में। हाँ, पर उस हाइड्रोजन के एटम में वो कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा? ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये कौन सा क्वेश्चन था भैया? इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन से क्वेश्चन था। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हीलियम दिया है, उसका ट्रांजिशन दिया है, फिर हाइड्रोजन दिया है, फिर बोला है इसका ट्रांजिशन बता दो, हम निकाल लेते थे भैया। जो हीलियम का होता था, अभी मैं करके बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि आपने लेक्चर देखा होगा तो रिलेट कर पा रहे होगा, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना? तो आप कर लेते, पता कर लेते थे। पर अगर हमें ये जो हीलियम एटम नाम बोल दिया गया है हीलियम, और जो हाइड्रोजन बोल दिया गया है, अगर ये बोला ही नहीं जाए कि ये हाइड्रोजन एटम है या हीलियम एटम है, तब क्या करोगे? तब तो आप फंस जाओगे। हाँ भैया, अगर हमें जेड ही नहीं पता होगा कि कौन सा एटम है और हाइड्रोजन कौन सा एटम है, तो हम कैसे करेंगे? यार बात तो सही है। कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा, मैंने कहा लेक्चर देखो, अगर नहीं देखा तो भाई मैं समझा रहा हूँ, मैंने कहा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझा रहा हूँ, ये सब लिख लिया ना? हाँ भैया, देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या हुआ, जो क्वेश्चन पहले हुआ करता था भैया, हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन में एक ट्रांजिशन हो रहा है भैया, 4 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन हो रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो जितना 4 से लेकर 2 तक जब वो इलेक्ट्रॉन खुद ही मार रहा है भैया, हाँ तो कुछ एनर्जी ये एमिट करेगा। हाँ, अच्छा ये बता दो भैया, इतनी एनर्जी जो इतनी एनर्जी एमिट होगी हीलियम में, हाँ हीलियम में, वो कहां से कहां तक ट्रांजिशन करेगा? अगर जितनी एनर्जी यहाँ पे एमिट होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे भी एमिट हो, जितनी एनर्जी यहाँ से एमिट होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे एमिट हो, दोनों का एनर्जी बराबर हो, तो इसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए भैया? हीलियम प्लस का जो वो होता है जेड होता है भैया, वो 2 होता है भैया,
मैंने कहा हाँ। हाइड्रोजन का भैया एक होता है भैया, मैंने कहा हाँ, इतना तो तुम्हें पता है, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो अगर इसका निकालना है कि अगर इसका ट्रांजिशन निकालना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे करते थे भैया, इसके 4 को इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे 8 भैया, इसके 2 को भैया इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे भैया 4 भैया, ये 8 से भैया ये 4 तक अगर कूदी मारेगा तो उतनी एनर्जी निकालेगा जितनी ये 4 से 2 में निकाल रहा है भैया। हाँ, ये आसान है, आसान है, ये तरीका आसान है। देखो नहीं तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको, वो 1/λ वाला बहुत सारा कुछ करना पड़ता, वो सब बहुत मुश्किल पड़ जाता है यार जो किताबी लैंग्वेज में जाते हैं। और फिर वहां पे करते हिट एंड ट्रायल लगाओ, ऐसे ऐसे चीजें बोल देते हैं कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओ, तो बहुत टफ पड़ जाती है। और यहाँ पे देखो इतना आसानी से हो गया भैया। हाँ, ये यहाँ पे हमें बाबू जेड दिया था ना, हाँ, तो हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। और ऐसा मान लो, ऐसा भी क्वेश्चन हुआ करता था, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 8 से बोले कि एक हीलियम एटम है, हीलियम एटम है, वो 8 से 4 में कूदी मार रहा है तो इतनी एनर्जी निकाल रहा है, तो बता दो वो जो हाइड्रोजन एटम होगा वो कहां से कहां तक कूदी मारेगा कि उतनी एनर्जी निकाले, मतलब कि इक्वी एनर्जी, मतलब कि एनर्जी दोनों की इक्वल हो। तो हम क्या करते थे, 8 को इसके जेड से डिवाइड कर देते थे, 4 आता था, 4 आ गया, 4 को इसके 2 से डिवाइड कर देते थे, 2 आ गया भैया। हाँ भैया, 4 से 2 आ गया भैया, बात तो सही हुई भैया। हमें चाहे ये दिया जाए चाहे ये दिया जाए, हम दोनों निकाल लेते थे भैया। हाँ यार, बात तो सही है, हम दोनों निकाल लेते। पर भैया अगर हमें ये जेड गिवन ही ना हो और ये जेड हमें गिवन ही ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा यार बात तो सही है, अगर तुम्हें बता ही ना कि कौन सा एटम है कहां से, ऐसे बोल दिया जाए कि तुम्हें एक एटम है वो 4 से 2 में कूदी मार रहा है, हाँ, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी निकल रही है। हाँ, तो बता दो दूसरा एक एटम है, हाँ, वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एटम है, वो 8 से 4 करेगा, तो बताओ सॉरी, उतनी एनर्जी निकालने के लिए वो कहां से कहां कूदी मारे। पहली बात तो हमें जब जेड ही नहीं पता है, जब हमें एटम ही नहीं पता है तो हम बता ही नहीं पाएंगे। हाँ यार, बात तो सही है, मतलब हमें जेड पता होना चाहिए। हाँ यार, बात तो सही, मतलब ये क्वेश्चन वाला बेवकूफ तो नहीं होगा बनाने वाला कि वो जेड तो देगा नहीं, वो जेड देगा। मैंने कहा हाँ यार, ये भी सही। पर भैया ये भी हो सकता है वो जो जेड देगा भैया वो डायरेक्टली ना दे या किसी और फॉर्म में दे दे, क्योंकि अगर जेड दे देगा भैया आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ, तो कोई और कॉन्सेप्ट के थ्रू दे दे। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही, कोई और कॉन्सेप्ट के थ्रू दे सकता है भैया। वो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? मैंने कहा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे देगा, उससे तुम्हें जेड निकालना पड़ेगा। अच्छा, उससे जेड निकालना? मैंने कहा हाँ, उससे तुम्हें जेड निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे बोले, अगर ऐसे बोले कि एक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे बोले कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट ट्रांजिशन इट जंप फ्रॉम 4 to 2। ऐसे बोले कि एक इफ इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर इंग्लिश, इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, माने कि जिसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अ ट्रांजिशन अकर, अ ट्रांजिशन अकर n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 2। हाँ, हैविंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू -54.4 eV। ठीक है, ठीक है, फाइंड आउट द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन which have equi energy transition with this atom, इसका एटम जो एटम ये है ना, with this atom, इंग्लिश थोड़ा सा देख लेना भैया प्लीज, ठीक है, दिस एटम हैविंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी -122.4 eV। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इंग्लिश, मुझसे माफ करना, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को, इंग्लिश मुझे उतना नहीं आता यार, ठीक है, मैं समझ लेता हूँ पर मैं उतना लिख नहीं पाता, उसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है ना। इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अ ट्रांजिशन अकर, बोला है कि ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो ट्रांजिशन कर रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 तक। अच्छा, वो 4 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन कर रहा है? हाँ भैया, वो 4 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन कर रहा है। अच्छा, 4 से लेकर 2 तक कूदी मार रहा है? मैंने कहा हाँ, 4 से लेकर 2 पे आ रहा है डायरेक्टली। तो बोला वो एटम कौन सा है? मैंने कहा वो एटम तो नहीं गिवन है बाबू, वो एटम ही तो नहीं गिवन है, बस इतना बता दिया उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी -54.4 है, इतना है। तो मैंने कहा ये हमें तब एटम कैसे पता लगेगा कि इतनी एनर्जी है? और बोल रहा है कि वो एक और एटम है जो उसके साथ, जो इसके साथ इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन रखता है, मतलब उतनी एनर्जी निकालता है
उतनी एनर्जी निकालता है वो जब ट्रांजिशन करता है, पर वो कहां से कहां तक ट्रांजिशन करता है हमें नहीं पता है, पर उतना पता है कि उसका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 122.4 एवी है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? हाँ भैया बात तो सही यार, कि अब ऐसा करेंगे, मैंने कहा पहला लाइन पढ़ो, ठीक है, पहला लाइन क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी 54 पॉइंट इतनी इतनी लिखो, हाँ भैया इतना। मैंने कहा इतने से पहले पता करो जेड ये है क्या, किस एटम की बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है कैसे करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतना दिया, हमें पता है भैया ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या हुआ था, -13.6 जेड स्क्वायर, ये भी हुआ करता था। ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोला कितना है, -54.4 इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, और यहाँ से जेड स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 4, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जेड की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब क्या है बाबू, जेड की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ये है भैया हाइड्रोजन हीलियम, ये हीलियम हो सकता है भैया, हीलियम हो नहीं सकता भैया, हीलियम है भैया। तो भैया ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना भैया, ये हीलियम एटम का है भैया, हीलियम प्लस का भैया। हाँ तो अब बोला है किसके साथ इक्विवेलेंट एनर्जी ट्रांजिशन रख रहा है, क्या भैया, फाइंड आउट द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन विद दिस एटम, इसके एटम साथ हैविंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी, कोई और एटम है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं गलती कर दी भाई, इसको इरेज कर दो, सॉरी माफ करना, मुझे जगह की कमी। कोई और भी एटम है, हाँ कोई और भी एटम है, हाँ जो ट्रांजिशन कर रहा है, पर पता नहीं वो कहां से लेके कहां तक कर रहा है, और हमें इतना पता है उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, हाँ वो -122 है 0.4। अब इसका कैसे जड़ निकालोगे, कैसे पता करोगे ये कौन सा एटम है, हाँ यार बात तो सही है। अब कैसे पता, वही चीज यार, वही चीज मतलब कि -122.4 इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर ईबी। हाँ जब इसको जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम भैया है। मैंने कहा हाँ यार ये लिथियम +2 है भैया। अच्छा लिथियम +2 का मतलब ये 3 है भैया इसका, मैंने कहा हाँ यार इसका जेड 3 है भैया, हाँ यार बात सही। मैंने कहा अब ट्रांजिशन बता सकते हो, हाँ भैया अब बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे बताओगे भैया, ये हीलियम है ना, हाँ मैंने कहा एक काम करो, सब कंपैरिजन निकाला था हाइड्रोजन कंपेयर में ना, अब लिथियम का निकालना है, पहले एक काम करो इससे हाइड्रोजन का निकालो, हाइड्रोजन से कंपेयर कर दो इसको, तब इसका एग्जैक्ट पता चल जाएगा, मतलब कि इससे भी सही आएगा, इसका भी एनर्जी उसके बराबर ही आएगा, पर जो ट्रांजिशन लेवल होता है बहुत ज्यादा चला जाता है तो एनर्जी निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा नंबर है, हाइड्रोजन का जो कि हाइड्रोजन का जो Z1 होता है उसके रेफरेंस में सब कंपेयर किया जाता है, इसी वजह से वो आसान होता है, तो हम उसी के रेफरेंस में सबका आंसर निकालते हैं। हाँ हालांकि यहाँ से भी आंसर सही आएगा, पर अगर यहाँ से जो यहाँ से आएगा आंसर वो अगर ऑप्शन में ना हुआ तो हाइड्रोजन कंपेयर वाला देता है, वो हाइड्रोजन कंपेयर वाला हमेशा अक्सर देता है। तो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, भैया पीछे जा रहे हैं हीलियम प्लस से हाइड्रोजन का जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ हीलियम प्लस से हाइड्रोजन का जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा भैया इसका 2 होता है भैया, हाँ 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा भैया, फिर 2 से 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा भैया, तो इसका अब भैया इसमें कंपेयर करते हैं भैया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3 से, 2 क्या है 6 आ जाएगा भैया, इसके 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भैया 3 आ जाएगा भैया। मतलब ये जो 6 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है, इसका आंसर फाइनली ये है कि 6 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है, तो इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन रख रहा है। कितना मुश्किल सवाल हो गया ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी से मुश्किल नहीं हुआ, थोड़ा सा घुमा फिरा दिया। हाँ भैया क्वेश्चन समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन तो मुझे बना के दिखाओ इस तरीके से, ठीक है ना, यार प्यास लग गया। समझे कॉन्सेप्ट, ये समझे ना, समझ तो आया ना कैसे बोस-डाउनी थ्योरी को कैसे पिछले वाला सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन ट्रांजिशन वाला रिलेट करके पूछ लिया। हाँ तो समझ में आया ना बाबू, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कुछ नहीं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया हो वहां से हमें जेड निकालना है, मतलब ये कुछ भी दिया जाए हमें जेड निकालना है, हमें जेड तक पहुंचना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हमें सिर्फ जेड तक पहुंचना है, और जेड तक पहुंचने का तरीका क्या, ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 होती है इंटू जेड स्क्वायर, हमें पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी पहले की बात होती है, मतलब कि पहले की एनर्जी क्या होती है -13.6 जेड स्क्वायर होती है, तो जो एनर्जी दी होगी उसको कंपेयर कर देंगे इतने से, तो यहाँ से जेड निकाल लेंगे, बस बात सिंपल है। हालांकि कोई फॉर्मूला याद करने की नहीं है, पर आप समझ सकते हो, आपको मैंने समझाने के लिए बताया था कि एनर्जी याद कर लेना, वो जो 7 एनर्जी लेवल है ना आपको याद कर लोगे ना बहुत फायदा मिलेगा, बिलीव में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, करवा देगा आपको, ठीक है ना। और बताओ तुम्हें ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट एनर्जी समझ में आई, हाँ भैया
ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट एनर्जी समझ में आई कि n इक्वल टू 1 की बात होती है तो ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो भाई ये सब। मैंने कहा उसका फिक्स था -13.6 ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर था, वहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ भैया, वहां से हम जेड निकालेंगे और जेड के बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन था जो हम पिछले लेक्चर में करते उसको भी इसमें जोड़ देगा। मैंने कहा हाँ यार, जो अगला वो करता था, अगला जो टॉपिक है टर्मिनोलॉजी है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं बाबू, हम अगर 1 2 3 4 5 6 हम ये ऑर्बिट्स है। हाँ भैया, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, ऐसे चलते चलते ये मान लो n इक्वल टू इनफाइनाइट है। हाँ, तो ये क्या हुआ करता भैया, ये जो हुआ करता भैया ये ग्राउंड स्टेट हुआ करता था, और यहाँ की एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल देते थे। हाँ पर पता भैया, n इक्वल टू 1 को छोड़ के जितने भी ऑर्बिट्स हैं हम इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। तो जितने भी ऑर्बिट है भैया आप उसको एक्साइटेड स्टेट बोल दोगे। मैंने कहा हाँ, n इक्वल टू 2 को भैया मैंने कहा n इक्वल टू 2 एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, n इक्वल टू 3 को भैया मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 को भैया मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 5 को मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 6 को एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 7 को मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 1 को छोड़ के जितने भी स्टेट है सब एक्साइटेड स्टेट हो जाएंगे। अच्छा भैया, सभी एक्साइटेड स्टेट? मैंने कहा सभी एक्साइटेड स्टेट हो जाएंगे। अच्छा भैया, मैंने कहा हाँ, तो भैया ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? मैंने कहा n इक्वल टू 2, ये तो हमारा पहला एक्साइटेड स्टेट होगा ना। ये क्या था? ये ग्राउंड स्टेट था, इसको छोड़ने के बाद हमारा एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होता है, तो हमारा ये पहला है ना, ये n इक्वल टू 2 क्या है हमारा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ भैया, ये क्या है? ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है? ये हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है? ये हमारा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है। ये हमारा क्या है? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या हमारा सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट है। मतलब भैया n जितना भी हुआ करता है, जो एक्साइटेड स्टेट होगा भैया, हाँ n चाहे जो भी हो, पर जो एक्साइटेड स्टेट होगा भैया वो n+1 होगा। मतलब कि n इक्वल टू 7 है। हाँ नहीं भाई, कहाँ पे n-1 है? हाँ हाँ सॉरी, n-1। अगर भैया ये ऑर्बिट नंबर n है तो एक्साइटेड स्टेट वो n-1 होगा भैया। हाँ भैया, n-1 होगा भैया, क्योंकि ये तरीका है मैंने बताने का कि अगर n इक्वल टू 5 है मतलब कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा, n इक्वल टू 7 है मतलब कि वो सिक्स एक्साइटेड स्टेट होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है? क्योंकि ये n इक्वल टू 2 से स्टार्ट ही होता है भैया। एक पहले वाले को ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं और n इक्वल टू 2 से स्टार्ट ही होता है। हाँ यार बात तो सही, n इक्वल टू 3 से स्टार्ट ही हो, n इक्वल टू 3 क्या है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। हाँ, एक्साइटेड स्टेट। अब मेरी बात सुनो, समझना, हमने क्या बोला इसको? एक्साइटेड स्टेट। हाँ, मैंने कहा ये क्या है भैया? ये सिर्फ स्टेट है, ये हम इसको बोल सकते हैं पहला लेवल, या हम बोल सकते हैं इसको स्टेट। हाँ, सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, सिक्स्थ स्टेट। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, छठवां लेवल। हाँ, पर अगर उस स्टेट के आगे, पहला स्टेट है, पर अगर उस स्टेट के आगे हम लगा दें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर हम उसी स्टेट के आगे हम लगा दें एक्साइटेड, मतलब ये है कि चाहे जो भी स्टेट हो पर वो n इक्वल टू 1 नहीं होगा। हाँ, n इक्वल टू छोड़ के अगर मैं बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट अगर मैं बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब ये सेकंड ऑर्बिट की n इक्वल टू 2 की बात हो रही है भैया। अगर मैं बोलूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, भैया सेकंड एक्साइटेड n इक्वल टू 3 की बात हो रही है भैया। हाँ भैया, n इक्वल टू 3 की बात हो रही है। मैंने इसको उल्टा लिख दिया चलो भाई ना, वैसे भी रिप्रेजेंटेशन सही है। हाँ, मैंने बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका क्या मतलब है भैया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि ये n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर 4 की बात हो रही है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अगर मैं बोलूं थर्ड स्टेट, इसका क्या मतलब है भाई? थर्ड स्टेट का मतलब ये भैया n इक्वल टू 3 होगा भैया, पर अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4 है। अगर मैं बोलूं सेकंड स्टेट, अगर भैया सेकंड स्टेट, हाँ भैया सेकंड स्टेट का मतलब भैया n इक्वल टू 2 है। बहुत आसान है भैया। स्टेट मतलब वही जहां पे है भैया लेवल, पर एक्साइटेड मतलब कि थोड़ा सा अलग आगे वाला,
ठीक है भैया, मतलब एक्साइटेड स्टेट मतलब उसके आगे वाला। हाँ भैया, जैसे कि हाँ इतना समझ में आया ना, क्लियर है ना भाई? हाँ भैया क्लियर है, मतलब कि अगर n इक्वल टू 2 हुआ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 हुआ सेकंड, क्लियर है ना? हाँ भैया, ज़्यादा समझाने लगता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ भैया, इतना समझ में आया? हाँ। मैंने कहा यार हर पता है ये सब क्या है भैया? ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 2 को हमने बोल दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ, मैंने कहा यार हर ऑर्बिट का तो एनर्जी भी होता है। हाँ, ये हर ऑर्बिट का एनर्जी भी होता है, तो भैया इसका भी एनर्जी होगा कुछ? हाँ भैया, इसका भी एनर्जी होगा। भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब एनर्जी की बात आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी बोल देंगे भैया। हाँ भैया, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, मैंने कहा हाँ यार एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी बता सकते हो भैया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, मैंने कहा हाँ एनर्जी। भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर एनर्जी पूछ रहे हो ना, हाँ, तो ऑर्बिट नंबर कौन सा? 2 है। भैया 2 का जो एनर्जी होता है ना भैया, वही तो इसका एनर्जी होगा। मैंने कहा हाँ वही तो एनर्जी होगा, तो एनर्जी कितना होगा भैया? जो 2 का एनर्जी होता है वो होता है -3.14 जेड स्क्वायर ईबी भैया। मैंने कहा यही हो, तब यही एनर्जी इसका भी होगा। हाँ भैया, तो मैंने कहा अच्छा थर्ड इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बता दो भैया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, मैंने कहा हाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मतलब भैया वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है भैया। हाँ, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? -1.51 जेड स्क्वायर भी होती है भैया। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब भैया n इक्वल टू 4 की बात हो रही है, n इक्वल टू 4 की बात हो रही है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी भैया? फोर्थ ऑर्बिट वाली एनर्जी, फोर्थ ऑर्बिट वाली एनर्जी क्या थी? -0.85 जेड स्क्वायर भी। हाँ भाई, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इक्वल टू 5 की बात हो रही है। n इक्वल टू 5 की एनर्जी कितनी होती थी? n इक्वल टू 5 की एनर्जी कितनी होती थी? n इक्वल टू 5 की एनर्जी क्या होती थी? -0.55 जेड स्क्वायर भी हुआ करती थी भैया। हाँ, ऐसे ही आप लिख लोगे। हाँ, मैंने कहा लिख लोगे ना? हाँ भैया लिख लेंगे। मैंने कहा लिख लोगे ना? हाँ, बस इतना इरेज कर रहा हूँ। हाँ भैया, ये तो आसान हो गया कि एक्साइटेड स्टेट कौन सा होता है। अगर मुझसे बोला गया अगर मुझसे ऐसे भी बोला गया रैंडमली कि पांचवा एक्साइटेड स्टेट की ऑर्बिट नंबर कौन सा होगा, पांचवा एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट पूछ रहे हो? हाँ, 6 होगा भैया। सॉरी, ऑर्बिट ना पांचवा एक्साइटेड स्टेट। हाँ, मैंने कहा पांचवा एक्साइटेड स्टेट है, ऑर्बिट नंबर 6 होगा भैया। हाँ भैया सही है। चौथा एक्साइटेड स्टेट की क्या क्या ऑर्बिट नंबर होगा? एन की वैल्यू क्या होगी चौथा ऑर्बिट स्टेट की? भाई चौथा, हाँ चौथा, हाँ 5 होगा भैया एन की वैल्यू। मैंने कहा हाँ ठीक है। तीसरे एक्साइटेड स्टेट की भाई 4 होगी वैल्यू, दूसरे की भाई 3 होगी वैल्यू, भाई पहले की 2 होगी भैया वैल्यू एन की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, एनर्जी लेवल पता है भैया। अब इतना आसान है ना भैया? मैंने कहा आसान नहीं है, क्वेश्चन को घुमाओ। हाँ, इसमें ना तुम्हें अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन में दिखा सकता हूँ। फ्रेमिंग देखना क्वेश्चन की, मैं तो पहले सिंपल दिखाता हूँ। मैंने कहा कि बाबू, हाँ तुम मुझे बता दो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ ऑफ हीलियम प्लस एटम, बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये एन की वैल्यू जो हो रही है, बात हो रही है वो थर्ड की हो रही है। देखिए थर्ड की, हाँ भैया थर्ड की जो एनर्जी होती थी भैया, वो होती थी भैया, वो होता था क्या था भैया? 13.6, उसके बाद 3.4 -3.4, फिर उसके बाद 1.5 1 भैया -1.51 होती थी भैया जेड स्क्वायर। और आप हीलियम की पूछ रहे हो, -1.5 इंटू जेड स्क्वायर भैया, हीलियम का 2 होता है जेड, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। 4 से 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? मैंने कहा 4 5 6 20 होता है। हाँ, 0.2, 4 1 4 होता है, 5 6 होता है, 6 आ जाएगा भैया। मैंने कहा यार गजब, तुमने 6 भी निकाल ली इसकी एनर्जी। हाँ भैया हमने निकाल ली। मैंने कहा तो आसान है ना सब कुछ? हाँ भैया आसान, एनर्जी निकालना थी आसान। अब चलो इसको जोड़ो उसके साथ, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके से मैंने कहा था, अगर एनर्जी ट्रांजिशन निकालना हो, एक का दे दे दूसरे का पूछ ले, एक एटम का एनर्जी ट्रांजिशन दे दे दूसरे एटम का पूछ ले, हाँ भी आसान वो करता था। मैंने कहा अगर वो एटम तुम्हें बता ही ना कि एटम कौन सा है, तब क्या करोगे भैया? नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा अगर वही एटम देने का वही जो जेड की वैल्यू देने का कोई तरीका और हो, जैसे कि अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो, हाँ उस तरीके से दे, कर लेंगे भैया। मैंने कहा अगर वही तरीका तुम्हें दिया जाए स्टेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से, क्या तुम कर लोगे? हाँ भैया, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से हम ट्राई करते हैं भैया। मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं, तुम भी ट्राई करते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं ना, हाँ जो क्वेश्चन अभी हमने बनाया था, जो क्वेश्चन अभी हमने बड़ा सा बनाया था, किसके लिए?
ग्राउंड स्टेट के लिए, हाँ ग्राउंड स्टेट एनर्जी से रिलेटेड था। हाँ, वही क्वेश्चन अब भी बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है, इफ इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इफ अ ट्रांजिशन इज अकर, इफ अ ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 तक, हाँ हैविंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने वो उसमें लिखा था ना, पर यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ हैविंग एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 12.4 माइनस 12.4 ईवी। वह मैंने क्वेश्चन बनाया था, 1 मिनट देख लेता हूँ ना, 12.56 7.65 ये 1 मिनट ना, मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट देख लेता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, लिखना। if in a single electron system if a transition occur from n equal to 4 to n equal to 2, हाँ having a फर्स्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखेंगे, हम हमेशा तुम्हें गिवन होगा तो वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के नंबर गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन होंगे तो वहाँ से एन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो एन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो एनर्जी नहीं निकल पाएगी ना, हाँ तो वहाँ पे गलत हो जाएगा ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 12.56 ईवी, ठीक है। फाइंड आउट द ट्रांजिशन, वही चीज है सिंबल से, फाइंड आउट द, वही सिंपल ट्रांजिशन जो सेम क्वेश्चन था इसी में हम इन्वॉल्व कर दें, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट हैव अ इक्वी एनर्जी विच हैव इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन in single electron system having third excited state energy कितना है, -7.65 eV, यही है। इस क्वेश्चन को देखना, ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 2 से और n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 तक, हैविंग एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इतना, हाँ हमें जेड नहीं पता, फिर बोला है कि वही चीज एक इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन रखता है किसी और एटम के साथ जिसकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इतनी है, तो बता दो कि वो कहां से कहां तक ट्रांजिशन करेगा, तो मुझे ट्रांजिशन लेवल पता करना है। हाँ तो हमें बस वो जेड नहीं गिवन है, पर हमने कहा जेड देने का तरीका तो गिवन है ना, हाँ भैया एक्साइटेड स्टेट दिया है ना, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, हाँ तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां तक भैया, 4 से लेके 2 तक एक ट्रांजिशन हो रहा है, 4 से लेके 2 तक, हमें पर पता नहीं है इसके जेड की वैल्यू क्या है, पर हमें ये चीज पता है भैया कि एक एक्साइटेड स्टेट नंबर दिया है। भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या मतलब होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है भैया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या गिवन है भैया, -12.56, हाँ भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मतलब कि भैया ये होता है कि सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड ऑर्बिट भैया, हाँ यहाँ पे बताया भैया सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है भैया वो होती है -3.14 जेड स्क्वायर ईवी होती है, तो भैया यहाँ से हमें जेड मिल जाएगा भैया, हाँ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे 12.56 सॉल्व करोगे आ जाएगा 4, हाँ जेड की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि जेड की वैल्यू 2 आ गई, मतलब कि भैया ये हीलियम प्लस एटम है। सेम क्वेश्चन पर मैंने एनर्जी से रिलेट कर दिया, पर एनर्जी दे दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसको यहाँ से जेड निकालना पड़ गया तुम्हें ना, हाँ भैया तो यहाँ से हीलियम की आ गई भैया 2 आ गई भैया, या मीन हीलियम पता चल गया ये हीलियम है भैया। एक काम करते हैं जो अगला निकालेगा उससे पहले हम हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, मैंने कहा हाइड्रोजन का, हाँ भैया हाइड्रोजन का, मैंने कहा हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा भैया, हाइड्रोजन का 4 से हीलियम क्या होता है 2 होता है जेड, 4 से 2 को डिवाइड करो, 4 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया भैया, हमें पता चल गया इसका भी भैया इसका, पर अब देखते हैं किसका पूछा है, बोला है फाइंड आउट द ट्रांजिशन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच हैव थर्ड एक्साइटेड एनर्जी इतनी, बोला है एक और ट्रांजिशन हो रहा है, हाँ एक ट्रांजिशन और हो रहा है पर इसका जेड हमें नहीं पता है, और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये भी नहीं पता है, पर उसका एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इतनी है, बोला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इतनी है -7.56 ना, -7.65, ठीक है, बोला है एक्साइटेड स्टेट एनर्जी थर्ड है, थर्ड है मतलब कि n इक्वल टू 4 है, अब n इक्वल टू 4 की एनर्जी क्या होती है भैया, चौथे ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है भैया, चौथे ऑर्बिट की पहली होती है 13.6, दूसरी होती है -3.14 3.14, तीसरी होती है भैया -1.1
1.15 आसपास, और चौथी को होती है भैया जीरो माइनस 0.85। हाँ भैया माइनस 0.85 जेड स्क्वायर भैया। यहाँ से हमें जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या पता चल जाएगी भैया, यहाँ से हमें जेड स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी भैया, दिस डिवाइड बाई दिस 9, और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। मतलब कि ये लिथियम प्लस 2 है। हाँ भैया मतलब ये लिथियम प्लस 2 की बात हो रही है, जिसकी जेड की वैल्यू 3 होती है भैया, जिसकी जेड की वैल्यू 3 होती है भैया। हाँ भैया तो जेड की वैल्यू अगर 3 है तो अगर हमें इसका ट्रांजिशन निकालना, ये तो क्वेश्चन पूछा है। हाँ भैया हम हाइड्रोजन से निकालते हैं ना, कंपेयर करते हैं, इससे भी सही आएगा पर इससे हम निकालते हैं। हाँ भैया 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 6 भैया, 1 को मल्टीप्लाई कर 3 से 3 भैया, वही आंसर आया कि नहीं यार, 6 से 3 जो पिछले क्वेश्चन में आया था दूसरे तरीके से किया था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी देके। हाँ भैया वही क्वेश्चन बना कि नहीं बना। हाँ भैया तो तरीका देख रहे हो। हाँ और क्वेश्चन सुनो, तुम्हें ये क्वेश्चन दे सकता है, तुम्हें क्वेश्चन में ये दे सकता है कि इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अ ट्रांजिशन अकर, इतना लिख लेना, अ ट्रांजिशन अकर फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 2 हैविंग अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इतना। हाँ उसके बाद बोल दे फाइंड आउट द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव द इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैविंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर बोले यहाँ पे जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी बोला है, यहाँ पे लिख दे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और लिख दे ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू -122.4, वही पिछला क्वेश्चन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे लगा दे और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लगा दे, दोनों क्वेश्चन मर्ज कर देंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। हाँ ये तो ऊपर ग्राउंड स्टेट एनर्जी कर दे, नीचे एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कर दे, तो तुम निकाल लोगे ना, उसको कैसे निकालते, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ईवी इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है भैया। हाँ भैया आई थिंक क्लियर तो है ना सब कुछ। हाँ भैया यार देखना ये लेक्चर तभी समझ में आएगा कि तुम लेक्चर देखे होगे प्रीवियस वाला, ऐसे ही नहीं समझ में आएगा सब कुछ। कितना टाइम हो गया, 41 मिनट हो गए भाई साहब, इतना जल्दी कैसे बीतता है। मैंने सोचा था 41 मिनट कवर कर दूंगा पूरे चैप्टर, मतलब आज का पूरा लेक्चर ही कवर कर दूंगा, ये गजब है। ये सब लिख लेना ठीक है भाई, और मुझे माफ़ करना थोड़ा सा अगर मैं मेरे बोर्ड के लिए और मुझे पूरा लिखता नहीं हूँ स्टेटमेंट, आया लिखता हूँ बीच बीच में खा जाता हूँ, ये सब किसी बुक के क्वेश्चन नहीं है। हाँ बस हाँ उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो उस हिसाब से दिखाता हूँ। एक सोचने का तरीका समझ में आ गया ना कि अच्छा ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया है, ये एनर्जी देगा, तो मेन तरीका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमें वहां पे अगर क्वेश्चन मिला के देगा ट्रांजिशन से रिलेटेड, वहां पे हमें डायरेक्टली एटम नहीं देगा और डायरेक्टली हमें जेड नहीं देगा, पर अगर जेड ना देके हमें ये सब चीज देगा तो हमें पता है, अप्रोच पता है भैया कि हमें जेड तक भागना है। अब जेड तक भागना है तो कुछ ना कुछ जरूर देगा, हम उसी से सोचेंगे कहाँ कैसे जाएंगे हम जेड के पास, तो यहाँ से हम वहां जाएंगे, आराम से जाएंगे, मेरा काफी अच्छा। अगर इसी का क्वेश्चन हो तुम्हें देखना हो, मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं, मैं समझाता हूं अच्छे से। मैंने कहा तुम्हें ये दे सकता है, हाँ बोलेगा बोलेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड कुछ बोलेगा कि एक सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, सॉरी सेकेंड बोल देगा, तुम्हें ऐसे बोल देगा, क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग देखना, बोलेगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, हाँ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ वो समथिंग समथिंग है, कुछ में समथिंग समथिंग कुछ है, हाँ कुछ तो मैं गिवन कर देगा, हाँ बोल देगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, हाँ तो मुझे बता दो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि कोई एटम होगा, बोल देगा उस एटम का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो बता दो उस एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी। अरे बउआ तुम्हें क्या पूछा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा, पोटेंशियल एनर्जी देखे, हाँ हाँ सिंपल सा सवाल है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होता है भैया, P माइनस 13.6 जेड स्क्वायर होता है, मतलब कि हमें जेड फाइंड करना है, जेड देने का तरीका एक और आ गया। हाँ और पोटेंशियल एनर्जी देखा है, और यही पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी देख के बोल सकता है सेकंड स्टैटिक स्टेट की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो बता दो टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी एटम की देखे। तो क्या मैंने तुम्हें बताया था ना कि टोटल एनर्जी जो होती है वो, हाँ वो 2 टाइम्स होती है, नहीं जो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
हाँ, वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के। ये वाला तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, और निकालना भी सिखाया था तुम्हें। अगर पोटेंशियल एनर्जी दी है, टोटल एनर्जी निकालना है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, फिर अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। हाँ, अब टोटल एनर्जी मिल जाएगा तो हम उस टोटल एनर्जी को इससे इक्वेट कर देंगे। टोटल एनर्जी जो भी आएगा, हाँ, टोटल एनर्जी जो भी आएगा तो हम उसको इक्वेट कर देंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट से। मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इक्वल टू 3 होगा। n इक्वल टू 3 की एनर्जी क्या आती है? -1.51 जेड स्क्वायर। हम जेड स्क्वायर से इक्वल करके यहाँ से जेड निकाल लेंगे, और जेड का निकालेंगे तो हमें एटम पता चल जाएगा, और एटम अगर पता चल जाएगा उसका -13.6 जेड स्क्वायर से इक्वेट करके -13.6 एटम पता चल जाएगा, उसका जेड पता चल जाएगा ना। हाँ, ये जेड पता चल जाएगा, उसी जेड को यहाँ से पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगा। सोचने का तरीका देख रहे हो? हाँ, क्वेश्चन करा दो तुम्हें। मतलब देखो, ये सारी चीजें मैं पढ़ा रखा हूँ, बस मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर एक मतलब होता है पजल, वो मैंने पढ़ा रखा है, बस उसको जोड़ना सिखा रहा हूँ, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे कहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन ये है, देख रहा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम है, ठीक है। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम single electron system atom have second excited state potential energy कितना है? -12.08 eV, ठीक है। फाइंड आउट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दैट एटम, ठीक है। बोला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हाँ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो उस सेकंड एक्साइटेड स्टेट की हमें टोटल एनर्जी निकालो। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी भैया? वो इतना का पोटेंशियल एनर्जी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। मतलब भैया, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी दी है, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी ना। हाँ, इसे 2 से डिवाइड करो, 6.04 आ जाएगी। हाँ भैया, ये हमें क्या मिल गई भैया? हमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिल गई। हाँ भैया, अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिल गई। हाँ भैया, तो -6.04 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 3 है, -1.51 जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? जेड स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे जेड की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी शायद, आई थिंक, देख लेना। जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। हाँ, जब जेड इक्वल टू 2 आ गया, मतलब क्या हो गया? पता चल गया ये हीलियम प्लस एटम है। अब हीलियम प्लस एटम का जो हमें पूछा क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब कि हीलियम क्या होता है? इंटू 4 कर देंगे, 13.6 इंटू 4 करेंगे, 54 -54.4 ईवी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। आराम से सॉल्व हो जाएगा। तरीका समझ रहे हो? हाँ, तुम्हें मैंने एक रिलेशन और पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। वो रिलेशन जरा पीछे पेज पलटना, वो रिलेशन देखना, और अगर रिलेशन थोड़ा सा एक क्वेश्चन फ्रेम करना, तुम क्वेश्चन फ्रेम करना, मुझे भेजना। ये डाटा नहीं रहेगा, पर उस रिलेशन के हिसाब से एक ऐसा, उस रिलेशन का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पुट करना कि काइनेटिक एनर्जी है, इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी होगी, तो हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बता दो, ठीक है ना। तो वैसे करके देखना, मैं से एक तरीका बता रहा हूँ कि वैसे भी पूछा जा सकता है। तुम्हें बोस टॉपिक थ्योरी है ना, पूरा एकदम घुमा फिरा के कैसे कैसे पूछा जा सकता है, एकदम क्रस बाय क्रस बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर एडवांस के क्वेश्चन बनेंगे जो 2-3 मिला के बन जाएंगे, 2-3 चीज़ों को, 2-3 टर्मिनोलॉजी को मिला के क्वेश्चन बनाएगा, फ्रेम करेगा, तो बहुत आराम से हो जाएगा। और वैसे तो ये टर्मिनोलॉजी, जैसे कि मैंने ग्राउंड स्टेट बताया, एक्साइटेड स्टेट बताया, ये सब तो बहुत आसान है। एक्साइटेशन एनर्जी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। चलो वो भी कवर करता हूँ, और उससे पहले मैं एक और चीज़ कवर करता हूँ। इतना समझ आया ना? क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ तो आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, मैंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जानते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा, आयोनाइजेशन, मैंने कहा आयोनाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना भाई। अरे यार, इतना गलत कहाँ हो सकता है?
एक बार वही तो लिखा था शायद, मुझे छोटा सा लग रहा था। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लीज माफ करना भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भैया? मैंने कहा कुछ नहीं बाबू, जिस तरीके से हमने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पढ़ा एन इक्वल टू 1 से लेके, हमने कहा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया भैया ये सब एक्साइटेड स्टेट होंगे। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट होंगे, मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट होंगे। पर बात करो ये देखो एन इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, अगर मैंने कहा कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम को मैं अगर उसके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उसके इन्फानाइट पे भेज दूं, उसके इन्फानाइट में भेज दूं, हाँ, तो जितनी एनर्जी लगेगी वही उसकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। एक मिनट भैया, सोचने का तरीका देखना, आप भी सोचना। आप कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दो एन इक्वल टू इनफाइनाइट पे, हाँ, एन इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू इनफाइनाइट पे, और जो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टू थ्रो द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू इनफाइनाइट, जो भी इंग्लिश हो आप देख लेना। तो इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, इनफाइनाइट तक भेजने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हो। हाँ भैया, मतलब भैया जो फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है भैया, -13.6 जेड स्क्वायर होती है एनर्जी। हाँ, तो इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अगर आप फेंकना है ऊपर तक, हाँ, ऊपर तक फेंकना है, हाँ, तो इसी का पॉजिटिव ले लो भैया, अगर इसी का मॉड ले लोगे भैया, इतनी ही एनर्जी भैया, इतनी एनर्जी से फेंक दोगे ऊपर चला जाएगा, इतनी एनर्जी से ऊपर फेंक दोगे चला जाएगा ऊपर भैया। मतलब भैया एन इक्वल टू 1 की एनर्जी क्या होती थी, -13.6 जेड स्क्वायर। हाँ भैया, और जेड स्क्वायर ये भी, और यही तो क्या होती थी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती थी। हाँ भैया, ग्राउंड स्टेट से तो हमें फेंक रहे हैं इक्वल टू इनफाइनाइट पे। हाँ भैया, मतलब भैया, और हमें अगर फेंकना है इसी का अगर मॉड ले ले भैया, इसी का पॉजिटिव वैल्यू ले ले, अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या मतलब, मैंने कहा इसकी एनर्जी इतनी होती है और इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो भी हो जाती है। एनर्जी बढ़ती जाती है ना, तो -13.6 से इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, जीरो भी। अगर हमें 13.6 से अगर हमें जीरो भी तक भेजना हुआ तो क्या करेंगे, इसी का पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। हाँ भैया, अगर इसी का पॉजिटिव लेंगे तो जीरो तक पहुंच जाएगा। हाँ भैया, अब देखो मेरी बात सुनो, इतना तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ, जीरो तक भेजने के बाद वो इलेक्ट्रॉन वहां पे जाकर रेस्ट पहुंच चला जाएगा, ठीक है ना, रेस्ट पे चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ भैया, समझे ना। हाँ, मैं रेस्ट पे जाए, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेंशन नहीं है कि बस इतना बोला गया है किताबों में कि यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, ठीक है ना। हाँ, तो जितनी एनर्जी निकलेगी, इतना जितनी एनर्जी निकलेगी वही होगी क्या, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमें पता है अगर इतनी एनर्जी ये है, इसी का मॉड ले ले भैया, हो जाएगा। मतलब भैया जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है भैया, हाँ, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाँ भैया, इसी का भैया मॉड ले ले भैया, तो हमारी क्या हो जाएगी भैया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी भैया। अच्छा भैया, मैंने कहा हाँ किसी भी एटम के लिए, किसी भी, मैंने कहा किसी भी, मैंने कहा हाँ किसी भी, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की, मैंने कहा हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भैया, -13, भैया 13.6, माइनस नहीं प्लस में, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, वन स्क्वायर करोगे इतनी आएगी भैया, ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई भैया। हीलियम प्लस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ, आयोनाइजेशन -13.6 इंटू 4 करोगे भैया, क्या आ जाएगी, 54.4 आ जाएगी भैया, ईवी आ जाएगी। यही आयोनाइजेशन एनर्जी है, बस कुछ नहीं भैया, ये क्या है, मॉड ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, मॉड ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मॉड ले लो तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि हमें उसे जीरो बनाने के लिए इन्फिनाइट में भेजना पड़ता है, और इन्फिनाइट में क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो करने के लिए हम उतनी को पॉजिटिव में अगर एनर्जी दे दे, हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाता है। हाँ भैया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाता है। हाँ भैया, आई थिंक क्लियर हुआ, ये टर्मिनोलॉजी तो क्लियर है ना, बहुत आसान है ना समझना। हाँ भैया, आसान है, आसान है ना भाई। हाँ भैया, आसान है। मैंने कहा लिथियम का निकालो, लिथियम प्लस टू का, लिथियम प्लस टू का कैसे निकालोगे, लिथियम प्लस टू का निकालो, एनर्जी एनर्जी, मैंने कहा एनर्जी एनर्जी कुछ नहीं भैया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, लिथियम का होता है 3, 3 तिया 9, 9, उसके बाद 122.4 ईवी आ जाएगा भैया। मैंने कहा हाँ यार, थैंक यू, समझ रहे हो ना। हाँ, बस कुछ नहीं है, -13.6 जेड स्क्वायर का जो ग्राउंड स्टेट है उसका क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है उसका मॉड ले लो, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर फॉर्मूला लगाओ, -13.6 जेड स्क्वायर का मॉड ले लो, यानी कि अगर मॉड भी हटा दो हम इसे प्लस प्लस कर दें, बस यही होता है जेड स्क्वायर ईवी भैया। अच्छा, यही होता है, मैंने कहा एक मिनट में बात और सुनना, इतना समझ में आ गया ना तुम्हें। हाँ, और सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे चला गया है, एन इक्वल टू इन्फिनिट चला गया, हाँ, एन इक्वल टू इन्फिनिट पे चला गया। हाँ, इसकी मतलब कि किस तरीके से बताओ,
एक इलेक्ट्रॉन है, बस ऐसे समझना, एक लाइन बोलूंगा ऐसे समझना। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ है। हाँ, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, एक एटम है, हाँ एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है एग्जांपल, एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है -13.6। अब ये मतलब छोड़ो कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब हमें पता है कि एक ग्राउंड स्टेट से इन्फाइनाइट में भेज देना, ठीक है, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें बस इतना पता है कि उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ग्राउंड स्टेट से उतने भेज देना, ठीक है। तो एक एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर मान लो हाइड्रोजन की बात करें, उसकी एनर्जी 13.6 eV है, हाँ भाई 13.6 eV है, ठीक है। मैंने कहा उसकी जो एक एटम है जो कि एटम रेस्ट पे है, हाँ अगर वो एटम रेस्ट पे है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 है, हाँ तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को 13.6 को अगर हम उतनी ही एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में बदल दें, उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर काइनेटिक एनर्जी में बदल दे और इलेक्ट्रॉन को मूवेबल बना दे, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो मूव करने लगेगा ना, हाँ अगर उसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हम उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दे, हाँ, तो बता दो कितना 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 पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, कितनी पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब नहीं समझ आया? मैंने कहा बाबू एक एटम है सिंगल एटम सिस्टम, उसकी इतनी क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी आयोनाइजेशन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब वो रेस्ट पे है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो बता दो कितना उसको पोटेंशियल दे दे, कितनी उसको पोटेंशियल दे दे कि इसकी जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी बराबर हो जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, हाँ कितना पोटेंशियल दे दे कि इस रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाए काइनेटिक एनर्जी का, हाँ कितना पोटेंशियल दे दे कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाए काइनेटिक एनर्जी का, हाँ कितना पोटेंशियल दे दे। अब क्या भाई बताया जा रहे हो, क्या बोल समझा नहीं यार। मैंने कहा सुनो मेरी बात, कितना पोटेंशियल दे दे कि इसकी, कितना पोटेंशियल दे दे कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाए काइनेटिक एनर्जी के, और यही जो पोटेंशियल होता है इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक नया टर्मिनोलॉजी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो अगला पढ़ाने वाला था। अच्छा भैया, तो वो कितना होगा भैया, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? मैंने कहा इसी के बराबर करना है ना, हाँ इसी के बराबर करना है ना, हाँ कुछ नहीं करना है, जो 13.6 ईवी है ना, 13.6 वोल्ट लगा देंगे, 13.6 वोल्ट का हम पोटेंशियल दे देंगे। इसमें बता दो हीलियम में, हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं है, हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी होती है ना 54.4 ईवी, हाँ इतने का पोटेंशियल लगा देना भैया, 54.4 वोल्ट का पोटेंशियल लगा देना भैया, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। मैंने कहा यार गजब समझ आ। इसका बता दो लिथियम प्लस 2 का आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहे हो, हाँ कुछ नहीं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है ना भैया, उतने का ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा देना तो उसकी जो एनर्जी है बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। मैंने कहा मतलब 122.4 वोल्ट का, मैंने कहा हाँ भैया, तो ये भी लिख लेना, ठीक है, मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। शायद चौथा था ना, हाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं, वही पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ लूँ, पर डेफिनेशन मैंने लिखा खुद नहीं है, पर मैंने एक और चीज़ का लिखा है डेफिनेशन, उसी से रिलेटेड होगा। दूध की कटोरी, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड through which an electron must be accelerated from rest so that its kinetic energy become equal to its ionization energy of any state is called ionization potential of that state। समझे? किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, अगर उस इलेक्ट्रॉन को हमें रेस्ट से एक्सेलरेट कराना है, अगर किसी एक लाइन में सुनना यार, मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम्हें। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और किसी भी इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से अगर हमें एक्सेलरेट कराना है तो कितना पोटेंशियल दे दे कि वो एक्सेलरेट कर जाए? कुछ नहीं, हमें जो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है उतने के बराबर हमें पोटेंशियल दे देना है ताकि वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है -13.6 जेड स्क्वायर ईवी है, हाँ
अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, 13.6 जेड स्क्वायर वी होगा। एक इसका फॉर्मूला पता चल गया। ये किसका था, आयोनाइजेशन एनर्जी का था ये, ठीक है ना, ये पता चल गया ना। हाँ समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट था वो छोटा सा था। हाँ अगला सुनो, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी अभी तक हमने क्या पढ़े थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या भी है, एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने कहा हाँ एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ, जैसे कि अभी तक हमें ये बताया तुम्हें कि अगर ये n इक्वल टू 1 है, हाँ ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ऐसे करते करते ये n इक्वल टू मान लो इनफाइनाइट हो जाए। हाँ हमें ग्राउंड से लेके, हाँ ग्राउंड से लेके अगर कहीं भी इनफाइनाइट पे हमें भेजना है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो जितनी एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी एनर्जी को बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ पर मैंने कहा यार क्या जरूरत है कि हमेशा इनफाइनाइट भी भेजने के लिए, कभी जरूरत तो ये भी पड़ सकती है कि ग्राउंड से लेके पहले स्टेट में भेजने की, कभी जरूरत ये भी पड़ सकती है ग्राउंड से लेके दूसरे स्टेट में भेजने के लिए, कभी जरूरत ये भी पड़ सकती है ग्राउंड से लेके तीसरे स्टेट में भेजने के लिए ना, ग्राउंड से लेके तीसरे स्टेट में भेजने के लिए। मतलब कि अगर ग्राउंड से किसी भी स्टेट में भेजना हो इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसको बोल देंगे एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या मतलब कि ग्राउंड से, मतलब कि अगर हम n इक्वल टू 1 से लेके, हाँ किसी ग्राउंड से रिलेटेड, ग्राउंड से लेके n इक्वल टू 2 तक भेजना हो तो वो क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी। n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 से लेके, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके अगर 3 तक भेजना हो, अगर n इक्वल टू 1 से लेके अगर 4 तक भेजना हो, अगर n इक्वल टू 1 से लेके अगर 5 तक भेजना हो, अगर n इक्वल टू 1 से लेके 6 तक भेजना हो, तो ये सारी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी कौन सी होगी, एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब ये n इक्वल टू ग्राउंड स्टेट से लेके कोई भी अगर स्टेट में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को भेजना है, उस एनर्जी को बोल देंगे हमें एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने कहा हाँ बात सही है भैया, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2 में भेजना है तो ये क्या हो जाएगी हमारी, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2 तक फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ भाई n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 3 तक सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 4 तक थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 5 तक, हाँ तो एक कम यानी फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी। n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 6 तक मतलब एक कम, फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी, फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी। आई थिंक क्लियर हुई था, फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया। तो भैया हाँ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी। अरे यार मैंने तुम्हें बताया था ना वो 7 याद कर लेना। हाँ भाई 7 वो एनर्जी डायग्राम याद कर लेंगे, 7 एनर्जी लेवल डायग्राम। हाँ भैया मैंने कहा अगर 7 याद कर लोगे तो n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू कितना एनर्जी लगेगा बताओ, इन्हीं एनर्जी का डिफरेंस तो लगेगा ना। अगर इसकी एनर्जी से माइनस कर दोगे, जो डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी। हाँ वही क्या हो जाएगी हमारी एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ना। अरे हाँ कि ना, हाँ n इक्वल टू 2 की एनर्जी क्या होती है भैया, n इक्वल टू 2 की एनर्जी होती है -3.14 जेड स्क्वायर ईवी होती है भैया। मैंने कहा n इक्वल टू 1 की कितनी होती है, -13.6 जेड स्क्वायर ईवी होती है भैया। मैंने कहा हाँ इसको इससे माइनस करो तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करो भैया 10.2 जेड स्क्वायर ईवी आ जाएगी भैया। मैंने कहा वही फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी क्या होती है, 10.2 जेड स्क्वायर ईवी होती है भैया। आसान हो गया कि नहीं आसान हो गया, हाँ भैया। मतलब कि तुम्हें बस वही क्या 7 एनर्जी डायग्राम याद करने, एनर्जी लेवल डायग्राम याद करने, बस खत्म। मैंने कहा इसका करो इस तरीके बताओ सेकंड एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट क्या बताइए 10.2 जेड स्क्वायर ईवी। हाँ मैंने कहा सेकंड की बताओ बाबू, भैया सेकंड का, मैंने कहा हाँ बताओ जरा सेकंड का, भैया सेकंड का भैया जो तीसरा ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी भी क्या होती है भैया, उसकी एनर्जी होती है -1.51 हाँ जेड स्क्वायर ईवी होती है भैया। जो फर्स्ट होता है भैया तो हमें पता है भैया -13.6 जेड स्क्वायर ईवी होता है भैया। हाँ तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे भैया, वही एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी। हाँ वही एनर्जी क्या होगी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी भैया। अब इनका डिफरेंस कितना आता है भैया, इनका डिफरेंस आता है भैया कितना 10, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 12.2। हाँ
12.9 आ जाएगा, 12.9 जेड स्क्वायर ईवी आ जाएगा भैया। उसी तरीके से इनका भी निकाल लेना। हाँ भैया, मतलब समझ में आया ना, ये एक्साइटेशन एनर्जी समझ में आई ना। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें और डाउट क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों को और डाउट होगा। रुको, इसको लिख लेना बाबू प्लीज, ठीक है ना। एक्साइटेशन एनर्जी टॉपिक रहने देना, वो मैं बोर्ड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम 1 घंटा 6 मिनट, पानी पी लो भाई प्लीज, रुक जाओ। एक्साइटेशन एनर्जी समझ तो आ गई ना। हाँ भैया, एक्साइटेशन एनर्जी समझ आ गई, एक्साइटेशन एनर्जी समझ में आ गई। पर आप तो कहते थे भैया एक्साइटेशन एनर्जी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने कहा हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो वो बताओ ना। मैंने कहा कुछ डाउट है, मैं वो क्लियर कर दूंगा तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, आपने क्या कहा भैया? मैंने कहा अगर एटम, हाँ, फर्स्ट से लेके ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2 में जाता है। हाँ, जरा इसके बारे में बताओ एक्साइटेशन एनर्जी। भैया पहली बात तो हम इसको कहेंगे क्या, इसको हम ये बोलेंगे फर्स्ट, हाँ, एक्साइटेशन, हाँ, एनर्जी भैया। पता है बाबू, इसको कुछ और भी कहते हैं। मैंने कहा इसको और क्या कहेंगे, इसको भैया ये बोल देंगे सेकंड, इसको और बोल सकते हैं भैया, हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। इसकी एनर्जी यहां से जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहां तक जाने में, इस n=2 माने, और n=2 ही हमारा क्या होता है, n=2 ही हमारा क्या होता है, n=2 पे जाना है ना। n=2 क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, समझे। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी होती है वही क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है। इसको हम क्या मतलब ऐसे समझ सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको भी दूसरा नाम बोल सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, आई थिंक क्लियर हुआ। एक्साइटेड स्टेट कौन सा था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा था, n=2 था। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, इसको और क्या बोल सकते हैं भैया, इसको बोल सकते हैं भैया सेकंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी। सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, हाँ, ये ऐसे लिखना चाहिए, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है ना, एक्साइटेशन एनर्जी, नहीं तो बराबर कहाँ होती है दोनों, ठीक है ना। पहले एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी। अब पहले एक्साइटेड स्टेट के एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब भैया, ये हमें पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2 की बात हो रही है, और एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड से आ रहा है, ग्राउंड से मतलब कि 1 से लेके 2 तक जा रहा है भैया। अब क्लियर हो गया भैया। अब बोले फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कि फर्स्ट से सेकंड जा रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट यानी कि n=2, और एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कि 1 से लेके 2 में जा रहा है, 1 से लेके 2 में, दोनों का मतलब देखिए। सेकंड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी, लिखो सेकंड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी, दूसरे स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी मतलब दूसरा स्टेट है, हाँ, उसका एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से लेकर दूसरे में। तीनों का मतलब क्या है, 1 से लेकर दूसरे में जा रहा है, 1 से लेकर दूसरे में जा रहा है, तो भैया तीनों का नाम एक ही है। मैंने कहा हाँ, तीनों एक ही कहलाता है भैया। इसका क्या मतलब है भैया, ये तीन एक ही बता देते भैया, एक ही याद करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में तुम्हें तीनों से फंसा सकता है, तीनों से फंसा सकता है, तीनों से। बिलीव मैं भी फंसा दूंगा, तो मैं भी फंसा के दिखाऊंगा। वो वाला फंसाना नहीं, ये वाला फंसाना, समझ रहे हो, बहुत फंसाएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा हमने कहा ऑर्डर क्लियर करो। मैंने कहा जरा इसका लिख के दिखाओ, n=1 क्योंकि 1 ही से जाना है, हाँ, n=1 से लेके n=3 तक। इसका बताओ भैया, n=3 तक जाना, हाँ, ये तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हुई भैया। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा इसकी एनर्जी बताओ, ये इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, दूसरे को माइनस करेंगे, पहले दूसरे की एनर्जी माइनस करेंगे पहले से, तो आ जाता है क्या भैया, 10.2 जेड स्क्वायर ईवी आ जाता है। हाँ भैया, इसकी देखो भैया, 3 से लेके पहले में, हाँ सॉरी 1 से लेके तीसरे में जाएगा, हाँ, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे भैया इसको। मैंने कहा काफी अच्छा।
भैया और इसको क्या बोल सकते हैं भैया, इसको बोल सकते हैं सेकेंड, हाँ, एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ भैया, मैंने कहा और क्या ले सकते हैं भैया, और इसको ले सकते हैं थर्ड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ भैया, समझ आ रहा है। हाँ, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी भैया, तीसरे की एनर्जी क्या होती है, -1.15, सॉरी -1.51 ईवी जेड स्क्वायर ईवी, और इसकी होती है 13.6 जेड स्क्वायर ईवी। हाँ, माइनस करेंगे दोनों को, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 12.9 जेड स्क्वायर ईवी आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए पूछूंगा, अगर मैं पूछूं तुमसे हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट, हाइड्रोजन के लिए सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बता दो, हाइड्रोजन के लिए सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी 12.9 इंटू उसका जो हाइड्रोजन क्या था 1 होता है, यही आ जाएगा भैया 12.9 ईवी आ जाएगा। मैंने कहा हीलियम के लिए बता दो, 12.9 इंटू 4 कर दोगे तब आ जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर है ना, 2 होता है, 2 का 2 4 होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना क्वेश्चन, हाँ भैया समझ रहे हो ना, लाला समझ रहे हो, खेले। मैंने कहा कभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, मतलब मैं आज सोच रहा था क्वेश्चन करा ही दो, पर मुझे प्यास लग रही है भाई, प्यास लग रही है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम ऐसे देखो समझोगे नहीं, बस ऐसा समझ लोगे, और तुम्हें फंसाता हूँ थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ तुम्हें। मतलब कि एक जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट रिलेट होता है कि अगर ऐसा कर दें ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दें ऐसा हो जाएगा, ये कर देती क्या तुम कर लोगे कि नहीं, ऐसा मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आई तुम्हें, नहीं आई, नहीं आई, कमेंट करो इसी टाइम पे। मैंने बोला फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक मतलब कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, वही मतलब होता है। फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम द एक्साइटेशन एनर्जी, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम द एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 108.8 ईवी। हाँ, फाइंड आउट द वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted during the transition, emitted during the transition from fifth excited state to third excited to third state in the system। ये भी इंग्लिश गलत हो सकती है भाई, तुम देख लेना। चलो सोचते हैं, वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा निकालना है, हाँ लैम्डा का फॉर्मूला होता है, मैंने कहा रुको, तो अब इसमें भी मैं बुक लैंग्वेज बताऊंगा कैसे बड़ा करके बताया जाता है, छोड़ो। मैंने कहा कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज इतना, हाँ मैंने कहा इसको डिकोड करो जरा, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, पहली बात तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी, पहले तो ये बताना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, और एक्साइटेड स्टेट हाँ हमें पता चल गया भैया, वो n = 1 को छोड़ के जितने होते हैं सब एक्साइटेड स्टेट होते हैं, पर वो सेकंड मतलब सेकंड वाला भैया यानी कि थर्ड नंबर की बात कर रहा है, n = 3 की बात कर रहा है। हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी, हाँ मतलब इसकी n = 3 की एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब कि वो 1 से लेके 3 तक भागा है इलेक्ट्रॉन, तब इतनी एनर्जी दिया है, कितना 108.8 ईवी। हाँ, तो 108.8 ईवी दिया है, हाँ इक्वल टू करेंगे तो 1 से लेकर 3 तक जो एनर्जी आती थी, हाँ वो क्या होता था, वो एनर्जी क्या होती थी, एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू वो होती थी, याद करना वो होती थी 12.9 ईवी करके, 12.9 जेड स्क्वायर ईवी हुआ करती थी।
हाँ भैया, जेड स्क्वायर ई बी ना, प्लस में ये भी प्लस में है, ठीक है। तो इसको इक्वेट करोगे तुम यहाँ से जेड निकाल लोगे, जब जेड यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, 12 9, 12 9 ये यहाँ से 9 आ जाएगा, जेड स्क्वायर 9 आ जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी भैया, 3 आ जाएगी ना, हाँ जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये लिथियम है भैया, ये लिथियम के बारे में ही मैंने सब कुछ ये बोला लिथियम के बारे में, हाँ हमें जेड की वैल्यू पता चल गई। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, मतलब ये हमें पता चल गया है जो लिथियम है, हाँ लिथियम जो है भैया, लिथियम +2 जो है वो 3, जो कि 3 होता है इसकी वो जेड की वैल्यू, वो एक्साइट कहां से कर रहा है, कहां तक भैया, 1 से लेके, सॉरी कहां से कहां तक वो ट्रांजिशन कर रहा है, 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 से लेके 3 तक, हाँ 1 से लेके 3 तक। हालांकि मैंने एरो उल्टा बनाया है, पर ये क्या होगा, एरो ऊपर होगा, ऊपर की तरफ एरो होगा 1 से लेके 3 तक, हाँ ठीक है ना। पर तुम मैं कि हमेशा हम ये पढ़ते हुए आए हैं, एरो को नीचे बनाते आए हैं, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन कूदते आए हैं, तो इस फ्लो को तोड़ो मत, तुम ऐसे ही समझो, ठीक है, ऐसे करोगे तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन हमें पढ़ना कहाँ से, ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ना है, ठीक है, ऐसे पढ़ना 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, हाँ 1 से लेके 3 तक गया है, ठीक है। तो 1 से लेके 3 तक गया है, लिथियम का इतना है, तो बोला है इसका वेवलेंथ होता था। अब वेवलेंथ पता होने के लिए हमें पता है वेवलेंथ का जो लैम्डा होता था एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए, वो 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ईवी होगा था, मतलब कि एनर्जी। मैंने कहा इसकी एनर्जी क्या होगी, अब इसकी एनर्जी निकालो मत, इसकी एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें 3 से 3009 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके एन के ऑर्बिट को, हाँ तो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। तुम एक काम करो, हाइड्रोजन से इसको कंपेयर कर दो, हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ इसका ट्रांजिशन होगा, इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन रखेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 से, सही है ना। हाँ मैंने कुछ गलती की है क्या, एक सेकंड भाई, मैं कोई गलती की है क्या कुछ नहीं, सही है। लिथियम, हाँ मैंने गलती कर दी भाई, मैंने ये लाइन तो पढ़ी नहीं, एक मिनट सॉरी, ठीक है सॉरी भाई, मैं फिर से बताता हूँ ना, सॉरी यार, जल्दीबाजी में सब कुछ खराब कर देता हूँ टाइम। मेरे का इतना का बाबू वही मतलब है कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है भैया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इक्वल टू 1 से लेके, हाँ 1 से लेके ये 3 तक भागा है, तो जो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आई है भैया वो कितनी आई है, वो 108 108.8 आई है, जो कि बराबर हो जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 12.09 जेड स्क्वायर के, और यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ जेड की वैल्यू 3 आ जाती है, यानी कि ये लिथियम +2 की बात हो रही है, ठीक है। अब बोला गया है हमें लिथियम +2 की बात, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब अब जो लिथियम है, हाँ ऐसे समझना, अब जो लिथियम है +3 है, वो ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, अभी ट्रांजिशन वाले हमने देखा नहीं है, अब वो ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n की वैल्यू 6 होगी, 6 कर रहा है कहाँ तक, थर्ड स्टेट तक, एक्साइटेड स्टेट था 6 था, ये थर्ड स्टेट मतलब कि तीसरा ही है, स्टेट है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है, ये इसका मतलब है 6th लेवल पे है, इसका मतलब है थर्ड पे ही है, 6 से लेके थर्ड तक हमें पता चल गया। अब बोला है कि इसका लैम्डा बता दो, इसका लैम्डा बता दो, अब लैम्डा के लिए 12400 इंटू डेल्टा वी करना पड़ता है, पर अब इसका डेल्टा वी निकालोगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन से निकाल देते हैं, कंपेयर करते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए कहां से कहां ट्रांजिशन हो जाएगा, इक्वल एनर्जी ट्रांजिशन, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, भैया 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, हाँ भैया 6 को 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, भैया 1 आ जाएगा भैया, दो भैया 2 से लेके 1 तक, भैया 2 से लेके 1 तक क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, मैंने कहा हाइड्रोजन के जो डेल्टा ई होता है भैया, वो 2 से लेके ई तक क्या हो जाता है, -13.6 से माइनस करोगे, सॉरी दूसरे का होता है -1 सॉरी दूसरे क्या होता है -3.15 होता था, हाँ उसको माइनस करोगे
-13.6 है, तो प्लस हो जाएगा 10.2 आता था, 10.2 आता था, 10.2 ईवी आता था इसकी एनर्जी। हाँ भैया, तो इसकी एनर्जी में पता चल गया 10.2 ईवी। अब ये सब तुम्हें आना चाहिए, हमने करा लिया है पिछले लेक्चर में। 10.2 ईवी आई, हमें डेल्टा पता चल गया। अब हमें लैम्डा निकालना है इसी का। हाँ, तो लैम्डा क्या निकलेगा, 12,400 डिवाइड बाई 10.2। हाँ भाई, इसको जब डिवाइड करोगे ये कुछ 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, ठीक है ना, 1216 कुछ एंगस्ट्रॉम आ जाता है। आई थिंक क्लियर हुआ, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम निकला। हाँ भैया, आराम से निकल गया। हाँ, इससे मैंने सॉल्व किया। हाँ भैया, ये सब तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था। हाँ, बस मैंने लिथियम से हाइड्रोजन में गया, हाइड्रोजन से निकाल लिया। अब भैया कुछ लोग कहे कि भैया हाइड्रोजन का आप निकालो, लिथियम का निकालो। मैंने कहा कि दोनों बराबर हैं, दोनों की एनर्जी बराबर है। दोनों की एनर्जी बराबर होगी तो फोटोन बराबर होंगे। अब फोटोन बराबर होंगे तो एनर्जी बराबर है, एनर्जी बराबर है तो मतलब लैम्डा बराबर है, ठीक है ना, दोनों के लैम्डा बराबर आएंगे। आई थिंक क्लियर हो ना सब कुछ। हाँ भैया क्लियर हुआ। मैंने कहा यार बस 1216 कुछ आ जाता है, एंगस्ट्रॉम आ जाता है, आसान था ना। हाँ, मुझे माफ करना कि मैं समझ नहीं पाया पहली बार में, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। मैंने इतना ही देके ध्यान दे दिया, आगे मैंने पढ़ा ही नहीं कि वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ भैया, तो आप लोग भी ध्यान देना जरा। हाँ भैया, अब जैसे मैंने कहा कि जो एक्साइटेशन एनर्जी होती थी, जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, हाँ, उसी एक्साइटेशन, जो भी एक्साइटेशन एनर्जी होती है, तुम्हें मैंने कहा, अब जैसे तरीके से मैंने बताया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता था, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसी तरीके से एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट so that its kinetic energy become equal to excitation energy of any state is called excitation potential of that state। अगर मैंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पहले से लेके तीसरे में जा रहा है, हाँ, तो तीसरे में जा रहा है, कुछ इसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी। हाँ भैया, कुछ इसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी। मैंने कहा इसी एक्साइटेशन एनर्जी को, इसी एक्साइटेशन एनर्जी जो है ना, हाँ, तो मैंने कहा मैं कितना पोटेंशियल एनर्जी दे दूं, मैं कितना पोटेंशियल एनर्जी दे दूं ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाए और जो इसका एक्साइटेशन एनर्जी वो इक्वल हो जाए काइनेटिक एनर्जी के। क्या कहा मैंने, मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ताकि जो इसका एक्साइटेशन एनर्जी है वो बराबर हो जाए काइनेटिक एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। अच्छा भैया, तो वो क्या कहलाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और जिस स्टेट की बात करेंगे, जिस एक्साइटेशन एनर्जी की बात करेंगे, जिसको हम बना इक्वल करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, उसी स्टेट का ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया, तो मतलब भैया जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी भैया, हाँ, वो ईबी में होती है, तो जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा भैया वो वोल्ट में होगा। बस मैंने कहा वही है, हम कितना वोल्ट अप्लाई करते हैं, हमें ईबी हटा के वोल्ट कर देना है, बस खत्म आंसर। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया ना, हाँ क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ बस यार। हाँ, एक और ले लो, अगला जो लास्ट है वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से सप्रेशन एनर्जी। अब क्या होता था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहता था, ये n इक्वल टू 1 से ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पहुंचाना है तो हम वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। पर अगर हमें n इक्वल टू एनी स्टेट, कोई भी स्टेट से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, कोई भी स्टेट से हमें भेजना है n इक्वल टू इन्फिनिट पे, तो वहां पे जो एनर्जी स्टार्ट होगी उसको बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी या बोल देंगे सप्रेशन एनर्जी, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, मैंने कहा हाँ क्या हुआ भैया, अगर मान लो ये n इक्वल टू 1 है, मैंने कहा हाँ, ये n इक्वल टू 2 है, हाँ, मैंने कहा हाँ भैया, अगर n इक्वल टू 2 से अगर हमें इन्फिनिटी पहुंचाना है, हाँ, इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, हाँ, n इक्वल टू 2 की जो n इक्वल टू 2 का जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी होता है वो होता है -3.14 जेड स्क्वायर ईवी होता है भैया। मैंने कहा हाँ, कह रहे हैं इसी को हम जीरो करना है, हाँ, मतलब ये इसका हम मॉड दे दे, इसको पॉजिटिव एनर्जी इतनी एनर्जी दे दे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा भैया। मतलब ये इसी एनर्जी का अगर हम मॉड ले ले भैया, वो क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो जाएगी भैया।
मैंने कहा हाँ बात सही है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, सेकंड लेवल की हो जाएगी, सेकंड n इक्वल टू 2 की सेकंड लेवल की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 3.14 हो जाएगी। तो जो एनर्जी हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं अभी। हाँ, तो एनर्जी जिस लेवल की एनर्जी है उसी को अगर हम वो ले लें, उसका मॉडल ले लें भैया, वही हमारी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी। हाँ, मैंने कहा कि अगर हम n इक्वल टू 4 से, हाँ n इक्वल टू 4 से अगर हम इन्फिनिटी भेज रहे हैं, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तब क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी भैया, कुछ नहीं, n इक्वल टू 4 की जो एनर्जी होती है भैया वो कितनी होती है भैया, वो होती होगी भैया 0.85, हाँ जेड स्क्वायर ई भी होती है भैया -0.85। हाँ, तो इसकी जो एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी अगर आप पूछ रहे हो भैया, तो मॉड हो जाएगा भैया इसका 0.85 जेड स्क्वायर ई भी भैया। अगर इतनी एनर्जी दे देंगे इसको, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा भैया। हाँ भैया, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ मॉड ऑफ एनर्जी ऑफ दैट लेवल, एनर्जी ऑफ दैट लेवल या एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है ना। क्या बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मॉड ऑफ एनर्जी ऑफ डेड ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की हम बात करेंगे, जिस ऑर्बिट की हम एनर्जी, जिस ऑर्बिट की हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, उसी ऑर्बिट का एनर्जी को हम मॉड ले लेंगे, बस खत्म। ठीक है भैया, तो इसका क्वेश्चन टफ बन सकता है, मैंने कहा हाँ बन सकता है यार, हर एक चीज का बन सकता है, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आसान तरीके से हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन इसका बनाऊं, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं इसका तगड़ा वाला क्वेश्चन बनाऊं, ठीक है ना। हाँ, बोला क्वेश्चन है इफ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन atom make a transition from the orbit n equal to 2, which have binding energy equal to minus 0, which have binding energy 0.28 eV to orbit n equal to 1, where binding energy equal to 13.6 eV। हाँ, find out value of n1 square plus n2 square। बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, वो जंप कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है n2 से लेके n1 तक। हाँ, n2 से लेके n1 तक, बाइंडिंग एनर्जी जिसकी इतनी है और इसकी इतनी है, इस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, इस बाइंडिंग एनर्जी, तो n1 और n2 बता दो। पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए n1 क्या है, n2 क्या है। मैंने कहा था जो n1 होगा वही n1 जो भी होगा, जो भी n होगा, जो भी ऑर्बिट होगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, मॉड का होता है भैया। अगर मान लो n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू 4 का जो एनर्जी होता है वो -0.85 होता है, पर उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 0.85 होगी, प्लस में होगी। अगर वही देखो, अगर बाइंडिंग एनर्जी इतनी गिवन है 0.28, तो ये देखो कि वो n कौन सा होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 0.28 होती है भैया, वो n इक्वल टू 6 होता है भैया। मैंने कहा n इक्वल टू 6 होता है, नहीं भैया n इक्वल टू 7 होता है भैया। n इक्वल टू 7 जो होता है भैया, हाँ, उसकी जो एनर्जी होती है भैया वो 0.28 EV 0.28 जेड स्क्वायर ईबी होता है, पर हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, 0.28 ईबी आ जाएगा। मतलब कि ये 7वां ऑर्बिट है। हाँ भैया, ये n2 जो है वो 7वां ऑर्बिट है भैया। n2 क्या है भैया, 7वां ऑर्बिट है भैया, जिसकी एनर्जी -0.28 होता है, पर अगर इसका मॉड ले भैया, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है। हाँ भैया, अभी मैंने समझा है। हाँ, तो जो n2 है, n2 क्या है, 7 है। हाँ भैया, अब बात करते हैं इसकी, टू द ऑर्बिट n इक्वल टू 1, टू द ऑर्बिट n इक्वल टू 1 विच हैव बाइंडिंग एनर्जी 13.6। 13.6 हाइड्रोजन में बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि पहले ऑर्बिट की बात करें जिसकी एनर्जी -13.6 होता है, उसी का मॉड ले ले तो उसी का बाइंडिंग एनर्जी बन जाता है। यानी कि जो n इक्वल टू 1 है भैया, वो पहला ऑर्बिट है। और पूछे क्या, n1 स्क्वायर टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाँ, इसका स्क्वायर क्या होगा, 49 प्लस इसका स्क्वायर 50 हो जाएगा आंसर भैया। आउट ऑफ कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में जे एडवांस लेवल पे बोलेगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, अगर मैंने बस इतना ही बोल दिया हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाँ,
बस मैंने अगर इतना ही बोल दिया कि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, तब तो सबके लिए खेला ही पलट हो जाएगा। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए मतलब उसमें एक ही आंसर नहीं, वो मल्टीपल आंसर होंगे। हाइड्रोजन के लिए भी दे सकता है ऑप्शन में, हीलियम प्लस के लिए भी दे सकता है, लिथियम +2 के लिए भी दे सकता है, बिलियम +3 के लिए भी दे सकता है। मतलब कि इन सभी के लिए ऑप्शन में दे सकता है। इन सभी का आंसर टिक मारना पड़ेगा। तो इन सभी का आंसर क्या होगा? और अब ये सब मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर मैं तुम्हें समझाऊं, अगर मैं तुम्हें बताऊं बाबू, यहाँ पे N2 क्या था? N2 की वैल्यू भैया आई है, N2 की वैल्यू भैया आई है 7 हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाँ 7, और N1 की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है। मतलब भैया हाइड्रोजन के लिए जो ट्रांजिशन बना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम +2 +1 और हीलियम +3। हाँ भैया जो हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन बना है वो 7 से भैया 1 बना है। हाँ इसका जेड क्या होता है? इसका जेड 2 होता है, इसका जेड 3 होता है, इसका जेड 4 होता है, इसका जेड 1 होता है। हाँ तो भैया इसके लिए बना है 7 से 1। हाँ तो इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया, अगर बोला है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए तो इसका स्क्वायर ले लेना, इसका स्क्वायर ले लेना। ये N2 है, ये N1। 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका स्क्वायर 50, 1। हाँ स्क्वायर यानी कि 50 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 50। हाँ हाँ इसका तब अगर बोलेगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएगा जी एडवांस के लिए, तो इसका भी आंसर दे सकता है। क्या पता इसका ना दे, पर 2 ऑप्शन इसका दे दे कि इसका आंसर दे दे। हाँ ये भी टिक मारना पड़ेगा हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। हाँ भैया तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा? मैंने कहा हीलियम का ट्रांजिशन क्या होगा भैया? हीलियम का ट्रांजिशन, हाँ तो निकाल लेते हैं ना, अगर निकाल लेते हैं ना भैया, हाँ तो निकाल लेते हैं। और अगर बाइंडिंग एनर्जी उतनी रखनी है तो निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा। 1 दूनी 2 ही हो जाएगा ना, 1 दूनी 2 हो जाएगा। ठीक है भैया 7 या 21 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा। उसी देखें 7 इंटू 4 करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा भैया। हाँ एक 1 इंटू 4 करेंगे 4 हो जाएगा। तो भैया अगर इसका पूछेगा तो इसका भी N2 पता चल गया, इसका भी N1 पता चल गया, इसका भी N2 पता चल गया, इसका भी N1 पता चल गया, इसका भी N2 पता चल गया, इसका भी N1 पता चल गया। तो 14 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ 14 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? शायद 200 हो जाएगा, शायद ये 450 हो जाएगा ना। जब इसको सब सॉल्व करोगे 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, शायद ये 200 आंसर आ जाएगा। जब 21 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आ जाएगा शायद 450 आंसर आ जाएगा। और जब 28 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे ये आंसर जो आएगा वो शायद 800 आ जाएगा। तुम्हें 50 भी दे सकता है, तुम्हें 200 दे सकता है, तुम्हें 450 देगा, 800 देगा, 3 देगा और बोल देगा ऑल ऑफ दीज। तुम्हें ऑल ऑफ दीज आंसर टिक मारना पड़ेगा ना। कोई 3 ये दे सकता है, तुम्हें ऑल ऑफ दीज दे देगा। हाँ, कोई 2 दे देगा और 2 गलत दे देगा। हाँ तुम मल्टीपल चॉइस में ए और बी टिक मारना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आंसर? बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड था सब कुछ। एक बार बाइंडिंग एनर्जी दे दिया और हाइड्रोजन लाइक बोल दिया तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ हाइड्रोजन का निकाल लेना है और हाइड्रोजन सबका निकाल लेना, खत्म। अरे बाबू हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी निकली है बाइंडिंग एनर्जी, वही वही एनर्जी इसके लिए होगी, बस इसके लिए 14 से लेकर 2 तक होगी। हाँ वही बाइंडिंग एनर्जी ना, हाँ वही होगी। ठीक है ना? आई थिंक क्लियर हो सब कुछ, घबराना नहीं है सब कुछ। मैंने ये सब अगर लेक्चर तुम देखे हो पिछला वाला, बहुत खतरनाक तरीके से रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि बोर्ड सेटअप थ्योरी को मैंने क्रॉस करके पढ़ा है अच्छे से। अब एक काम करता हूँ, कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा 33 मिनट। मैं कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही दूंगा आप लोग का। कुछ क्वेश्चन है आराम से मैं दिखा देता हूँ, करा देता हूँ। 5-6 क्वेश्चन है जे मेंस पीवाई रीजन, थोड़ा सा आपको प्रूफ कर दूँ कि हाँ भाई जो पढ़ाता हूँ वही आता है। कुछ नहीं 10-15 मिनट 10-20 मिनट लूँगा। मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ। पता नहीं तुम लोग समझ में आ रहा होगा कि नहीं हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है तुम लोग। यार एक तो नाखून बड़े हो गए। इसके बाद स्टार्ट होने वाला है स्पेक्ट्रम। ठीक है फिल्म में ऐसा पढ़ाऊंगा ना, गाना गाओगे, मैं पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। मित्र बदमाशी नहीं करने का। हाँ एक क्वेश्चन ये है, देखो एक टाइप है क्वेश्चन का। हाँ
अब इन सबको करके जाना जरूरी है, क्योंकि अगर इन सब टाइप क्या है तो आप अप्रोच लगा पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान है, बोला गया है इन एन एटम, इन एन एटम, इन एन एटम, इन एन एटम, टू इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, टू इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, बोला गया है टू इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड। अब पहली बात तो ये आती है भैया ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे हुआ, यहाँ पे दो एटम मूव, और वहां पे पता है लास्ट में ब्रैकेट में लिखा था, मान लो ये एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी को मान रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला था, कंडीशन लगाया था कि चलो मान लो इस दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोर्स एटॉमिक थ्योरी को मानते हैं, उसको मानते हुए चलो सॉल्व करो ना। हाँ, तो बोला है दो एटम है, एक एटम है, एक सेम एटम है जिसका सबका जेड सेम है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हाँ किसके, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस, हैविंग द रेडियस, having radius r and 4r respectively. हाँ, find the ratio of their time period. क्वेश्चन बना जेई में इसका, जेई में 2025 का। बोला गया है कि इन एन एटम टू इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियाई r and 4r, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन, रेशियो बता दो कि टाइम टेकन कितना, एक रेवोल्यूशन मारने में कितना टाइम लग रहा है, हाँ उसे कहते हैं क्या, टाइम पीरियड, उन्हीं का रेशियो बोल रहे हो, T1/T2 बोल रहा है। हाँ, तो जो T होता है, हाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, n³/z², ये हम पढ़ चुके हैं भाई, बस बता रहा हूँ, ये टाइप है क्वेश्चन का, कई टाइप है, टाइप में से इसको तुम्हें अप्रोच पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना। तो अब देखो एक सिंपल सा टर्म है, अगर हम इसे T1 बोल दे, अपॉन में जब T2 करेंगे, T2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n³/z² के। हाँ, तो z² सेम ही है ना, एटम तो सेम है, सबका z² सेम, तो क्या हो जाएगा, T1/T2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा n³/n1³ प्लस n2³ अपॉन में n2³, इसके बराबर हो जाएगा। हाँ, तो अब n1³ और n2³ हमें पता ही नहीं, मैंने कहा उसके लिए तुम्हें गिवन क्या, उसके लिए तुम्हें गिवन क्या था, रेडिया गिवन था r और 4r, रेडिया गिवन है r और 4r, और तुम्हें पता है जो r होता है n ऑर्बिट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। हाँ भैया, वो n² के बराबर होता है, ठीक है भैया। तो जो r है, रेशियो ये गिवन है 4r का, हाँ तो r/4r का जो रेशियो है, यही गिवन है ना, हाँ वो बराबर हो जाएगा 1/n1/n2² के, है ना। हाँ, n2² के, तो इतना तो हमें पता है, ये जो r होता है वो n² के बराबर होता है, तो r और इतना रेशियो दिया है, तो ये r/4r जो रेशियो वो n1² अपॉन में n2² के बराबर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, हाँ इसकी जगह 1/2 कर दो, अब क्यूब हो सबका, हाँ तो 1/2 का क्यूब 8 आ गया, टाइम पीरियड आ गया, सॉल्व हो गया, आसान है ना। कहाँ गया भाई, इरेज करने वाला, आसान है, बस यही एक सवाल जो टाइप था, जो कि मतलब कि हमने पढ़ा रखा था, मैंने ये पढ़ाया था, इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा, पर मैंने अप्रोच नहीं बताया था ना, किस तरीके से अप्रोच बढ़ाना है, शायद कुछ बच्चे फंस जाए, शायद कर ले जाए, ठीक है ना। और अगला जो बाकी जो सवाल है वो बस आसान है, वो मैंने कराए हैं, सब कराए हैं मैंने, अरे यार मैंने ये भी कराया है, ठीक है ना, बस मैंने ये अप्रोच मतलब कि सवाल मैंने नहीं लिया था, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने कराया ही था। हाँ, बोला गया है एक क्वेश्चन और है, बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन ऑर्बिट इज जेड, एक एंगुलर मोमेंटम गिवन है, एक ऑर्बिट का बोला गया है वो जेड है, ठीक है। तो बता दो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन की, बोला गया है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो एम वी आर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है जे के। हाँ, अब बोला गया है काइनेटिक एनर्जी के, हाँ काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ऐसे सोचना है। हाँ, हमें वेलोसिटी नहीं पता, पर हमें वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे, ये z/mr हो जाएगा, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, j² अपॉन में m² r², एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी आ जाएगी, हाफ j² अपॉन में m r², ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, देख रहे हो ना, हाँ भी आसान है।
सिंपल है ना एकदम। हाँ ये सिंपल है। मैंने कहा और कुछ देख लो। और क्वेश्चन क्या है, बोला गया है विच ट्रांजिशन इन लिथियम प्लस टू वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द 2,4 ट्रांजिशन इन हीलियम एटम। बोला गया है कि एक हीलियम एटम है, हीलियम प्लस एटम है, हाँ, और एक लिथियम है, हाँ लिथियम है प्लस 2 है, हाँ। बोला गया है अगर हीलियम प्लस जो हीलियम प्लस 2 है वो 2 से 4 अगर ट्रांजिशन कर रहा है, 2 से लेकर 4 तक, यानी कि 2 से लेकर 4 ऊपर जा रहा है, हाँ, तो मैंने एरो गलत बनाया है, एरो ऊपर कर दोगे तब भी चलेगा, पर इसी बना के देखना तब भी सही है। लेकिन पढ़ना कैसे, 2 से 4 2 से 4 2 से 4 ऊपर से नीचे पढ़ना है, तो ठीक है, हाँ। लेकिन 2 से 4 ट्रांजिशन कर रहा है तो बोला गया है कि ऐसे तो बता दो ये कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा, ताकि इसका जो लैम्डा है इसके लैम्डा के बराबर है। क्या मतलब, इक्वी एनर्जी कॉन्सेप्ट का मतलब है अगर लैम्डा बराबर एनर्जी बराबर, दोनों एनर्जी बराबर, इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट, तो इसका निकाल सकते हो ना, हाँ भी निकाल लेंगे। हम क्या एक काम करेंगे, हाइड्रोजन का पहले निकालेंगे, इसका 2 होता है इसका 3 होता है जेड, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, 2 से 2, अब 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3, 2 से 3 6, आंसर क्या आ जाएगा 2 से लेके, आंसर क्या आ जाएगा 3 से लेके 6, बस खत्म। जब 3 से लेकर 6 तक हीलियम ट्रांजिशन करेगा तो जो लैम्डा यहाँ का आएगा और जो लैम्डा यहाँ का, जो लैम्डा यहाँ का आएगा, दोनों लैम्डा बराबर होंगे, बस क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। विच ट्रांजिशन इन लिथियम प्लस 2 वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द 2,4 ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस आयन। इसके अंदर अगर 2 से 4 ट्रांजिशन हो रहा है तो बता दो कहां से कहां ट्रांजिशन होगा हीलियम प्लस 2 में, ताकि इनका वेवलेंथ सेम हो, इक्वी एनर्जी कॉन्सेप्ट, इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट, बस। अगर मैं दिखाऊं, अगर बुक के मेथड से क्या होता, बुक के मेथड से 1 बाय लैम्डा इक्वल टू जो कि वो हुआ करता था रेडबर्ग कांस्टेंट, हाँ, उसके बाद जेड स्क्वायर, हाँ, अपॉन में 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर करके जो कॉन्सेप्ट हुआ करता, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर करता है, हीलियम का 2 होता है, फिर 1 बाई लैम्डा इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर, फिर लिथियम के लिए पूछा था 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, हाँ, और एन वन की जगह बोल देता है, एन वन की जगह 2 बोल देता है, और एन टू की जगह बोल देता है 4 स्क्वायर। अब इन दोनों को देके बोला है हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ सॉल्व कर लो। अब हिट एंड ट्रायल मेथड उसी को पता होगा ना जिसको आंसर पता होगा मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड उसी का सही लगेगा जल्दी से जिसका आंसर पता होगा, नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रह जाओगे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी मतलब तुम्हारा वो क्या कहते हैं एग्जाम में जो टाइम होता है 3 घंटा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लैम्डा था बुक का मेथड था, ये मेरा मेथड है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया समझ रहे हो ना, हाँ। और क्वेश्चन ये उठा ले, एक और देख लो भाई। मैंने कहा जे में 2023 का क्वेश्चन है शायद, जो भी हो। मैंने कहा कि ये तो बहुत आसान है। बोला गया है विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम लैम्डा एज बाल्मर ट्रांजिशन इन द हीलियम। बोला गया है जो हीलियम है, सिंपल सा क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर वो 4 से हीलियम प्लस है, 4 से 2 कर रहा है, तो बता दो हाइड्रोजन का क्या होगा, बता दो हाइड्रोजन क्या हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 4 से 2 डिवाइड कर 2, 4 से 2 से 1, 2 से लेके 1 होगा, बस खत्म खत्म। लेकिन मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट कैसे था, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये था, इतना आसान क्वेश्चन है ना, 2 से 1, अब वही लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाओ पता लग जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम लैम्डा एज द बाल्मर टाइप ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम, ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो ना, कहाँ क्वेश्चन कहाँ है, आंसर कहाँ है समझ रहे हो ना, लेवल लेवल देख रहे हो, लेवल लेवल सबके निकलेंगे, मैंने कहा सबके। बाकी मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, क्वेश्चन सॉल्व करना भाई, ना बने तो बताना मुझे, जा रहा हूँ अब खाना बनाने, ठीक है ना, खाना बनाने, वरना भाई अभी मैं स्टार्ट करता है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है, मैंने कहा वो इन धर्मों जानते हो ना, ऐसी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, सब क्रस क्रस हो जाएगा। अब आपको फील आएगा भाई सब क्या गजब है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, इसलिए होता है भाई, इसलिए ऐसा क्यों होता है और क्यों होता है, और उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करूंगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओ हाइड्रोजन भाई साहब, रदरफोर्ड भाई तुमने ये बोल दिया था, हाँ तुमने तो गलत बोल दिया था। बोर सर ने कहा भाई साहब उसने ये गलत बोल दिया और मैंने ये कर दिया, और यही करके मैंने दुनिया को बेवकूफ बना के मैंने प्रूफ कर दिया। क्या गजब तरीके से बताऊंगा ना, समझाऊंगा ना, देखते रह जाओगे, बस आ जाना नेक्स्ट लेक्चर में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, ठीक है ना। और बाकी सब ये सब समझ में आया कि नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और बाकी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आईआईटी होगा या ना होगा कोई मतलब नहीं है, पर हाँ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। ज़िंदगी तभी अच्छी होगी जब आईआईटी होगा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस पढ़ते रहो। अगर अब देखो 11th में आए 12th में आए हो, अब जरूरी नहीं मैं ये कहूँ भाई तुम आईआईटी की तरफ भाग जाओ, लेकिन अगर करने आए हो भाई, तो अगर ये मन में सोच लियो तो ये हमेशा ये सोचो कि यार पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, पढ़ने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई सब तुम आईआईटी निकाल दी होगी मेरे से, जो मैं पढ़ाया वही आया, पर हाँ जो पढ़ाया वो ना, अगर मतलब कि अब ये कौन सी बात होती है जो पढ़ाया वही आया, मतलब सिलेबस ही वही पढ़ा रहा हूँ जो जेई का सिलेबस है, तो वही आएगा ना। हाँ अब क्वेश्चन मैच ना करे भाई, ये वो बात अलग है, लेकिन हाँ टॉपिक मैच करेगा, सिलेबस मैच करेगा, मैंने जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट मैच करेगा, क्वेश्चन बनेगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो ये नहीं कि मैंने कहा ये पढ़ाया यही है, ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन जो कराया वही आया, मैं क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो आएगा जरूर, और वो ऐसा हर टीचर कराता है भाई, ठीक है ना, हर एक टीचर। हम लोग अब दूसरा टीचर आता है सिलेबस के बाहर थोड़ी पढ़ाता है, वही पढ़ाएगा ना। तो ये डरने की बात नहीं कि आईआईटी आपसे आपके लेक्चर देखने से हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। मेहनत करो, हो जाएगा सिलेक्शन, और तुम्हें एहसास हो चुका होगा भाई कि मैं क्या हूँ और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आपको कैसा समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, वो थोड़ा सा देख लेना। बाकी मैं फिर से वही कहूँगा, मेहनत करते रहना। तुम आईआईटी जाओ या ना हो जाओ, कहीं और जरूर जाओगे। अब किसके पास जाओगे, कहाँ जाओगे, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ अच्छे इंसान जरूर बजाना, आईआईटी मनो या मत मनो, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना।